हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और मैं बता दूं मैं भी बहुत ठीक हूं। आज हम बात करने वाले परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक भी है। काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम जितना हो सके उतना इसको इजी बनाने का ट्राई करेंगे। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज एंड काफ़ी सारी और भी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत काम की चीज़ है। सो लेट्स बिगिन बेटा, बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आ जाओ। तो यहाँ पे हम बात करने वाले परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सिंपली बेसिकली इस चीज में ये चीज आपको बता दी जाती है कि किसको कब परफॉर्म करना है, अगर नहीं परफॉर्म किया तो क्या होगा। ठीक है, कौन से टाइम पे, कौन से प्लेस पे, टाइम बताना है, नहीं बनाना है, बताना है, अगर नहीं बताया तो क्या होगा, यूजुअली कब परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाना मतलब डिस्चार्ज मतलब कि कंप्लीट परफॉर्म कर देना। ठीक है, सब चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं। Every contract create a certain obligation on each of the parties involved in it. सिंपल सी बात है कि कोई जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दोनों पार्टी के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन जरूर से यहाँ पे डालती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दो लोगों का ऑब्लिगेशन आता है। यस श्रुति, हाउ आर यू बेटा? आई होप आप ठीक होंगे। ठीक है, तो दो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको फोन लेना है और सामने वाले को फोन सेल करना है, आपको परचेज करना है, तो दोनों की ऑब्लिगेशन होती है। आपकी ऑब्लिगेशन होती है पेमेंट करना, उसकी ऑब्लिगेशन होता है कि आपको फोन प्रोवाइड करना। When the both parties to the contract fulfill their obligation, दोनों जब अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर लेते हैं, ऑब्लिगेशन मतलब आप पैसे भी दे देते हो, वो आपको फोन भी दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो गया भैया? टुवर्ड्स इच द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी परफॉर्म्ड। हम मानेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? परफॉर्म हो चुका है। When both the parties to the contract have performed their obligation, the contract is said to be discharged by performance. कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे बता दूं कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस अगर आपको पूछे तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस क्या कर दिया है। मैं बहुत बढ़िया बेटा। दोनों ने क्या किया, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म कर दिया, मतलब आपने पेमेंट भी कर दिया, उसने आपको फोन भी दे दिया। ठीक है, तो कब आप बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ? जब दोनों ने काम कर लिया। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछते कि एक बंदे ने काम किया दूसरे का बाकी है, तो क्या इसे फुल्ली परफॉर्मेंस मानेंगे? नहीं मानेंगे बेटा। ठीक है, व्हेन द बोथ पार्टीज, देखो सेकंड लाइन, व्हेन द बोथ पार्टीज डू ए कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी परफॉर्म। कब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है ऐसा मानेंगे? जब बोथ द पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। ठीक है, तब अपन मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी परफॉर्म। तो याद रखना है, दोनों पार्टी परफॉर्म करे तब अपन मानते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या ऑब्लिगेशन होती है पार्टीज की उसके बारे में अपन देखते हैं। आ जाओ। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। आ जाओ। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। या तो पार्टी को परफॉर्म करना चाहिए या तो ऑफर करना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। आप बोलोगे भैया इसका मतलब क्या हो? देखो, अब सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरे से बिल्डिंग बनवानी है। ठीक है, तो या तो मैं आपको परफॉर्म करके दूं, बिल्डिंग बना के दूं, या तो मैं आपकी जो साइट है, मतलब आपका जो प्लॉट है जहां पे मुझे बिल्डिंग बनानी है, मैं वहां पे विजिट करूं, काफी बार आपको बोलूं कि भैया मैं बना दूं, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि चलो मैं परफॉर्म कर दूं। ठीक है, दोनों में से एक चीज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने बिल्डिंग भी नहीं बनाई और ना मैंने कभी आपको बोला, इवन अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब भी। ठीक है, their respective promises unless such performance is dispensed with or excuse under the provision of the act or any of the other law। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये कहना चाहता है, अनलेस, ठीक है, ये करना जरूरी है, बट कब जरूरी नहीं है? जब आपको लॉ रोकता है। क्या होता है भैया? लॉ आपको बाउंड करता है, रोकता है। सच परफॉर्मेंस डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ। अगर कोई लॉ या एक्ट के कारण अगर आप उसे नहीं कर सकते, ठीक है, तो अलग चीज है, अदरवाइज आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। या तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, परफॉर्म या तो ऑफर टू परफॉर्म। Promise bind the representative of the promisor in case of death of such promisor before performance unless contrary intention appears from the contract। अब देखो, इसका मतलब मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ। अब देखो, फॉर एग्जांपल दो लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, पर्सन ए एंड बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ भैया। ठीक है, अब यहाँ पे डी की क्या हो गई? डेथ हो गई। डी की डेथ हो गई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ए को बी को प्रोवाइड करना था, फॉर एग्जांपल आईफोन बेचना था, आईफोन प्रोवाइड करना था। ठीक है, बट ए की हो गई डेथ। तो
ए की डेथ हो गई तो ए का रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, ए का जो आईफोन था वो बी को प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी, रिप्रेजेंटेटिव की आएगी जब ए की डेथ हुई तब। बट यहां पे पीछे एक और अनलेस लिखा हुआ है, अनलेस अनलेस अ कॉन्ट्रारी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अगर अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऐसी चीज है, ऐसी चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया गया जिसमें ऐसा स्पेसिफिक हो कि ए को ही परफॉर्म करना है, एक को ही परफॉर्म करना है, तब ये रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं कर पाएगा। आप बोलोगे भैया फोन देने में क्या दिक्कत है, बेटा फोन का एग्जांपल नहीं, अब आप ऐसा सोचो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अपन क्या बोलते हैं, किसी को मोटिवेशन स्पीच देने के लिए हम किसी को बुलाना चाहते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीच या फिर कॉमेडी के लिए, आपकी शादी है और हम किसी कॉमेडियन को बुलाना चाहते हैं, बट ऐसा हो गया कि कॉमेडियन की डेथ हो गई। अब उस कॉमेडियन की डेथ हो गई तो अब उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आके बोलेगा कि मैं कॉमेडी करके जाऊं तो वो नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात, सिंपल सी बात है कि जिसमें उस पर्सन की स्किल इन्वॉल्व होती है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्चुअल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वही परफॉर्म करेगा, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कभी परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये दो लाइन अपन ने क्या पढ़ी वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हमने यहाँ पे ये पढ़ा ऑब्लिगेशन में, ऑब्लिगेशन में ये पढ़ा बेटा कि दोनों पार्टी को या तो परफॉर्म करना चाहिए या तो ऑफर टू परफॉर्म होना चाहिए, या तो परफॉर्म करना चाहिए या तो ऑफर टू परफॉर्म होना चाहिए। अगर कोई एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, परफॉर्म करेगा या तो ऑफर टू परफॉर्म करेगा। बट रिप्रेजेंटेटिव कब काम नहीं करेगा, जब उसमें पर्सनल स्किल कोई इन्वॉल्व है या तो कॉन्ट्रैक्चुअल कोई एग्रीमेंट है। आई होप आपको ये दो चीजें समझ में आ रही है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए आइए, ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी, ए ने प्रॉमिस किया गुड्स डिलीवर करने को बी को। ठीक है, अब मैं एग्जांपल को भैया यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ऑन अ पेमेंट ऑफ 1000 ए डाइज, ए क्या हो गया, ए की भैया डेथ हो गई, ए रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर गुड्स टू बी, सेम आईफोन वाला एग्जांपल दिया वही चीज दिया है। ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर ऑफ बी, यहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को पिक्चर बना के दूंगा, बी को बोला, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, ए डाइज बिफोर द डे, मतलब जब पेंटिंग करना था उसके पहले ए लुढ़क गया। अब ए लुढ़क गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कैसा पिक्चर बनाएगा, देखिए अब मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरे को बोला भैया पिक्चर बनाओ, तो हम तो कैसा बनाएंगे, हम कुछ ऐसा बना के दे देंगे। वो बोलेगा अल्लाह हम ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है, हमारा पिक्चर बना है तो हम तो ऐसा टकलू इंसान बना देंगे, तो हमको तो आता नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस केस में रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, जो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स आइदर बाय एस रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी, मतलब दोनों में से कोई भी इसको एनफोर्स नहीं कर सकता, मतलब लीगल नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें स्किल इन्वॉल्व है। ठीक है, स्किल नॉट अ स्किन। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस, अब ये सेक्शन 38 क्या कहती है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब मैंने ऑफर दिया, अब आपने बोला भैया यहाँ पे आपको बिल्डिंग बनाना है, मैंने कहा ठीक है भैया 3 माले की बिल्डिंग बनानी है, मैं आपको बना दूंगा। अब मैं आपके वहां पे आया, मैंने बोला चलो अब कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे, आपने जो डेट बोला उसी डेट पे मैं आ गया, बट आपने बोला नहीं यार अभी शुरू नहीं करना है। ठीक, तो अब उसका इंपैक्ट क्या आएगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसके ऊपर अपन बात करने वाले। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा, उसके बाद में पूरा कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये अपना जो एक्ट है उसको मैं पढ़वाऊंगा, रीजन आपको समझ में आएगा, हाँ भैया ये सिचुएशन है अब क्या होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। वेयर द प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर टू परफॉर्मेंस टू प्रोमिसी, मतलब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा, मैंने आपको ऑफर दिया परफॉर्मेंस का, प्रोमिसी को, परफॉर्मेंस टू प्रोमिसी, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, मतलब आप सामने वाले ने मना कर दिया, नहीं भैया नहीं करना है। द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस नॉर डज ही देयर बाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं नॉन परफॉर्मेंस के लिए भैया जिम्मेदार नहीं हूं। अब देखो सिंपल सी बात है, आपने मुझे बोला कि 3 महीने में, 3 महीने में ये 3 माले की बिल्डिंग बन जानी चाहिए। ठीक है, ये 3 माले की बिल्डिंग क्या हो जानी चाहिए, बन जानी चाहिए। अब हमने जो डिसाइड किया कि 3 महीने में कंप्लीट करना है, तो मैं क्या चाहूंगा जितना हो सके उतना जल्दी में काम को शुरू कर दूं। अब मैंने क्या किया, मैं आपकी साइट के ऊपर आया, मैंने बोला भैया काम शुरू करना है, आपने काम ही नहीं करने दिया, नहीं नहीं यार अभी नहीं करना, यहाँ पे ये है वो है, ठीक है, मैं 2-3 बार आया, आपने काम ही नहीं करने दिया। अब 3 महीना खत्म हो गया, ठीक है, जो पेमेंट था मैंने बोला भैया पैसे लाओ, आप बोलोगे आपने बिल्डिंग कहाँ पे बनाई। ठीक है, तो अब इसमें मेरा कोई भी राइट नहीं जाएगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, रीजन मैं आया था बट तूने ना बोला, मैंने ऑफर टू परफॉर्म किया था बट तूने एक्सेप्ट नहीं किया, सामने वाले ने रिफ्यूज किया, तो जिसने रिफ्यूज किया भैया उसका घाटा। मतलब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर, मतलब अगर मैं हूं तो मेरे को पूरा पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, इवन ये बिल्डिंग नहीं बनी है। ठीक है, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, देखो जिस जो प्रोमिसर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, देख लो भैया, प्रोमिसर, प्रोमिसर is not responsible for non-performance
नॉट डज ही देयर बाय लूज हिज राइट्स, मतलब वो अपना राइट नहीं खोएगा, उसको तो जो मिलना है वो तो मिलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया परफॉर्म भी नहीं किया तो पैसा भी नहीं मिला, नहीं, परफॉर्म नहीं किया उसकी जिम्मेदारी सामने वाले के कारण नहीं हुआ, ठीक है, हम तो करने के लिए रेडी थे, सामने वाले ने परफॉर्म नहीं करने दिया तो हम क्या करें। बट इसमें भी आपको कुछ यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी जो प्रॉमिसर है उसके राइट्स जो है वो रिजर्व रहेंगे, मतलब उसको पूरा पैसा मिल जाएगा और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। कौन से केस में, एक, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब जो प्रॉमिस था बिल्डिंग बनाने का वो अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है भैया कि रॉ मटेरियल सामने वाला सप्लाई कर रहा है, जो सप्लाई नहीं कर रहा तो हम बनाएंगे कैसे, ठीक है, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, मतलब प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया जब कंस्ट्रक्शन, अब चलो ये कंस्ट्रक्शन के अलावा अगर अपन बात करें कोई ऐसा जिसमें टाइम के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि मुझे आपको फोन डिलीवर करना है, तो मैं रात को 2 बजे आपके घर के बाहर आके खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ भैया मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस, ठीक है, प्लेस सही है बट टाइम सही नहीं है, तो जो प्रॉमिसर ने जो परफॉर्म करने के लिए बोला वो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको बाइक सर्विस करवानी है और आपने बाइक वाले को सर्विस करने के लिए बोला था कि भैया कल आ जाना, तो रात के 11 बजे आपने बोला, तो कल मतलब वो रात के 2 बजे आ गया, बोला भैया आपकी बाइक की तरह मैं सर्विस करके देता हूँ, ठीक है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉपर टाइम, तो प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस पे ऑफर किया होना चाहिए, ठीक है। Next, if the offer is an offer to deliver anything to promisee, the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered in thing which the promiser is bound by promiser to deliver। देखो अब ये सिंपल, ये ना कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, बट एक एक वर्ड को तोड़ के अपन इसको बारी बारी से समझते आ जाओ। इफ ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग, मतलब ऑफर क्या है, ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग, ऑफर क्या है, ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर, मतलब कुछ डिलीवर करने का ऑफर है, ठीक है भैया, कोई चीज डिलीवर करनी है उसके बारे में बात हो रही है, किसको डिलीवर करनी है, प्रोमिसी को डिलीवर करनी है। द प्रोमिसी मस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी, प्रोमिसी के पास क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑफ सीइंग, मतलब उसको देखने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, दैट थिंग ऑफर्ड इज थिंग, मतलब जो चीज ऑफर की गई है वो वही चीज है, थिंग मतलब चीज, थिंग ऑफर्ड इज अ थिंग विच प्रोमिसर इज बाउंड बाय प्रॉमिस टू डिलीवर, मतलब प्रॉमिसर जो बाउंड था डिलीवर करने के लिए वही चीज है कि नहीं, वो देखने के लिए प्रॉमिसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब अगर फ्लिपकार्ट वालों को कोई गुड्स डिलीवर करना है, आईफोन 14 आपने ऑर्डर किया, आपको आईफोन 14 आना चाहिए, ठीक है, अब पहले तो अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, दूसरा प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए। अब देखो चलो फॉर एग्जांपल प्रॉपर टाइम एंड प्लेस भी है, अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, वो सुबह के 11 बजे आया आपके घर पे और आपको वो दिया, बट यहाँ पे ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू प्रॉमिस, द प्रॉमिस मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू सी, आपको अब वो सामने वाला जब बोल रहा है कि हाँ भैया हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया, आपने पैसा दे दिया, हमने आईफोन 14 दे दिया, बट वो सामने वाला जो प्रॉमिस ही होता है, मतलब जिसने आईफोन 14 खरीदा उसके पास वो अपॉर्चुनिटी होना चाहिए देखने का कि हाँ भैया मेरे को जो दिया वो सही है ना, तभी तो मैं बोलूं कि मैंने पैसा दिया उसी के बदले आपने रिटर्न दिया। अगर वो चीज सेम नहीं है तो पैसा के क्यों देंगे, ठीक है, तो वही चीज होती है कि प्रॉमिस ही जो होता है उसके पास क्या होना चाहिए भैया, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अब देखो अब बोलेंगे, अब फ्लिपकार्ट वाले क्या बोलेंगे, फ्लिपकार्ट वाले बोलेंगे कि भैया अनकंडीशनल था, हम टाइम पे भी गए थे, बट उसने ना आईफोन 14 हाथ में ही नहीं लिया, बोला मैं नहीं परचेस करूंगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉमिस ही क्या बोलेगा, मैं क्यों परचेज करूं, आपने मेरे को वो चीज देखने का राइट ही नहीं दिया, अगर मैं उसे देख लेता, अगर मैं अभी तो देखो रिटर्न वाली पॉलिसी आ चुकी है, बट पहले क्या होता था कि आप देख के और वहीं पे उसके सामने ही ओपन कर दो, मतलब जो डिलीवर करने हैं उसी के सामने ओपन कर दो और आप देख लेते हो, अभी तो 7 डेज रिटर्न वाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर ऐसी बात करें कि रिटर्न वाला कोई ऑप्शन नहीं है और आपको क्लियरली यहाँ पे आप सिंपल सी बात है, अगर आप 1 लाख रुपीज दे रहे हो तो आप 1 लाख के सामने जो चीज आपको मिल रही है वो आप देखोगे, ठीक है, उसके पहले आप पेमेंट करोगे नहीं, तो जब आपको सीओडी था आपको देना था पैसा, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उसको खोल के देखना चाहा, बट सामने वाले पर्सन ने बोला भैया आप देखो मत, ठीक है, आप देखो मत, और आपने बोला कि भैया मैं देखूंगा नहीं तो मैं लूंगा नहीं, अगर मैं देखूंगा नहीं तो मैं लूंगा नहीं, ठीक है, तो अब फ्लिपकार्ट वाले ने आपके ऊपर केस कर दिया कि भैया उसने आईफोन 14 परचेज किया था, हमने अनकंडीशनल ऑफर किया, हमने उसको प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे दिया और अभी वो पैसा नहीं दे रहे, तो प्रॉमिस ही ये पॉइंट को उठा के आएगा, बोलेगा भैया सुनो आपने अनकंडीशनल किया आप सही हो, आप प्रॉपर टाइम प्लेस पे सही हो,
मतलब यहाँ पे प्रॉमिसर गलत कहां पे होगा, थर्ड पॉइंट पे। वो बोलेगा कि मेरे को आपने प्रॉमिस परफॉर्म करने का मुझे ऑफर दिया, बट मुझे राइट ही नहीं मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला उस चीज को देखने का कि जो आप परफॉर्म कर रहे हो, मतलब जो आप चीजें मुझे दे रहे हो वो सही है कि नहीं, तो मैं पैसा क्यों दूं। अगर मुझे आप वो राइट देते तो मैं आपको पेमेंट देता, और इसीलिए मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि जब जब प्रॉमिसर परफॉर्म करना चाहेगा, जब प्रॉमिसर परफॉर्म करना चाहेगा, ठीक है, जब प्रॉमिसर परफॉर्म करना चाहेगा और जब सामने वाला रिफ्यूज कर दे, मतलब सामने वाला बोले कि मैं परफॉर्म नहीं करने दूंगा, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रॉमिसर का राइट कब रिजर्व रहेगा, प्रॉमिसर का राइट तब रिजर्व रहेगा, मतलब प्रॉमिसर को कब पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने बिल्डिंग बनाना चाहा बट आपने बनाने नहीं दिया, तो मुझे उस बिल्डिंग ना बनाने का रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा एंड मुझे अपना पैसा मिलेगा। ऐसी सिचुएशन कब होगी, तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहले, एक तो अनकंडीशनल होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए, तीसरा मैंने सामने वाले को, अब मेरे को बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो मैंने सामने वाले को, या अगर गुड्स डिलीवर की बात करें तो मैंने सामने वाले को भैया चांस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो उस गुड्स को देखे कि हाँ भैया आपने जो बोला था वही है। अदरवाइज मुझे ना पैसे मिलेंगे और मैं रिस्पॉन्सिबल उसी में मानूंगा, मैं ही रिस्पॉन्सिबल गिनाऊंगा कि मैंने वो काम नहीं किया है, ठीक है, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम आएगा कि मैंने परफॉर्म नहीं किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। लेट्स गो नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म अब जिसको परफॉर्म करना है वो बोला है मैं नहीं करूंगा, आपने बोला भैया बिल्डिंग बनाओ, मैं बोलूंगा मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब मैं बोला मेरे को नहीं बनाना, तो अब इस केस में क्या हो सकता है, आ जाओ। व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरली, द promisee may put an end to contract। पहली बात तो ये promisee कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, मतलब सामने वाला बोल सकता है भैया चलो ठीक है, हमको कोई बात नहीं, आपको अगर परफॉर्म नहीं करना, आपको बिल्डिंग नहीं बनाना, तो बाय वर्ड्स और कंडक्ट, मतलब आपने दूसरे को काम दे दिया, अल्टीमेटली मैं समझ गया कि आप मेरे से काम करवाना नहीं चाहते। या तो क्या हुआ भैया, या तो आपने वर्ड से मुझे बता दिया कोई बात नहीं अब आपको काम नहीं करना, ठीक है कोई बात नहीं, तो दो तरीके से प्रॉमिस से सामने वाला क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, एक बाय वर्ड, दूसरा बाय कंडक्ट। बाय वर्ड आप मुझे बता रहे हो कि कोई बात नहीं आप मत बनाओ, दूसरा बाय कंडक्ट आपने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और काम भी शुरू हो गया, अल्टीमेटली मैं डिस्चार्ज हो गया उसमें से, ठीक है। तो दो तरीके से प्रॉमिस क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को भैया यहाँ पे पुट टू एन एंड, मतलब खत्म कर सकता है, एक बाय वर्ड्स एंड बाय कंडक्ट, ओके। बट कब कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा अनलेस ही सिग्निफाइज हिज एक्विजेंस इन इट्स कंटिन्यूअस। अब देखो, वो चाहता है कि भैया आप ना कंटिन्यू करो, वो चाहता है कि आप कंटिन्यू, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिर मैं आया, ठीक है, मैंने पहले रिफ्यूज किया था, मैंने बोला कि हम नहीं कर रहे, ठीक है, अनलेस ही सिग्निफाइज, ठीक है, पहले बोले कि भैया नहीं करना है, ठीक है, अब मैं आया, ठीक है, आपके साइड के ऊपर आया और मैंने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। पहले मैं आ नहीं रहा था, 2-3 महीने में आया ही नहीं, आया ही नहीं, और फिर जब मैं आया तो मैंने अपने हिसाब से काम शुरू कर दिया, आप वहीं पे थे, आपने कुछ बोला नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आपने मौन रह गए, ठीक है, अनलेस अनलेस ही सिग्निफाइड हिज एक्विजेंस। एक्विजेंस का मतलब क्या होता है, मौन रह के एक्सेप्टेंस, साइलेंस एक्सेप्टेंस बोलते हैं ना, साइलेंट एक्सेप्टेंस इन इट्स कंटिन्यूअंस। मतलब अगर मैं काम कर रहा हूं तो आप साइलेंट रहे और देखते रहे कि हाँ भैया काम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं समझ रहा हूं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस। मैं थोड़ा सा इधर करता हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस, ठीक है, आजा पूरा। ये अपना सेक्शन 39 क्या था, सेक्शन 39 ये था, सेक्शन 39 ये था कि इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस, जो परफॉर्म जिसको करना है वो रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, या क्या हो सकता है कि मैं परफॉर्म ही नहीं कर रहा, या मैं परफॉर्म ही नहीं कर रहा, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप मुझे बाय वर्ड से बोल सकते हो भैया आप मत आना, हमें कंस्ट्रक्शन आपसे नहीं करवाना। दूसरी चीज, आप किसी और से कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैं जितना टाइम डिसाइड किया था 5 दिन में शुरू करना, मैं 5 महीने तक नहीं आया, आपने दूसरे से काम शुरू करवा दिया, अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऑटोमेटिक खत्म। बट 5 महीने के बाद अगर मैं आया और मैंने काम शुरू किया और आपने एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस दिया, मतलब मैं काम कर रहा हूं, आप देख रहे हो हाँ भैया काम हो रहा है, ठीक है, आप कुछ बोले नहीं, 2 महीना मैंने दो दो फ्लोर बना दिए, फिर आप बोलते हो भैया आप काम मत करो, आप तो 5 महीने नहीं आए थे, तो इसका मतलब ये होता है कि भैया आपने एक्सेप्ट कर लिया था, उस टाइम पे आपको बोलना चाहिए था जब मैंने शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस माना जाएगा अगर आप कुछ भी नहीं बोले हो तो। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखते क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। A singer enter into a contract with the B manager of the theater to sing a
theater 2 nights every week during the next 2 months. ए एक सिंगर है और बी क्या है, थिएटर का मालिक है. तो बी ने बोला ए को कि भैया तू ना वीक में 2 बार आ और यहाँ पे गाना गा. एंड बी एंगेज टू पे 100 रुपीज फॉर ईच नाइट. हर नाइट के लिए कितना, 100 रुपए देगा. ऑन द 6th नाइट ए विलफुली एब्सेंट हर सेल्फ फ्रॉम द थिएटर. मतलब ए आई नहीं, ठीक है, वो परफॉर्म करने ही नहीं आई. बी इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब बी के पास अभी राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे खत्म कर सकता है. ठीक है, चलिए. पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड. पर्सन बाय हुम द प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म. कौन प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा उसके बारे में बात करते हैं. इफ इट्स अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केसेस दैट इज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी प्रॉमिस कंटेन इन इट शुड बी परफॉर्म बाय प्रॉमिसर. प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस किया वो परफॉर्म करेगा खुद से. सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर. इन अदर केसेस द प्रॉमिसर और इज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय कंटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट. सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसी चीज है, ठीक है, अगर पार्टी का इंटेंशन है कि सामने वाला ही परफॉर्म करे, अगर ए एंड बी है और बी चाहता है कि ये जो काम है वो ए ही करे, तो ए को ही करना पड़ेगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता. या तो कोई स्किल वाला काम है तो बी किसको करना पड़ेगा, ए को ही करना पड़ेगा. इन अदर केसेस में क्या होगा, या तो ए काम करेगा, अगर ए की डेथ हो गई तो उसका कौन करेगा, रिप्रेजेंटेटिव करेगा. ठीक है, तो कौन परफॉर्म करेगा, भैया परफॉर्म करेगा जो प्रॉमिसर है वो खुद, अगर उसमें स्किल इन्वॉल्व है या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और अदरवाइज वो या तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है. ठीक है. इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन. अब देखो थर्ड पर्सन ने परफॉर्म किया, मतलब ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था. ठीक है, ए की डेथ हो गई, अब परफॉर्म किसने किया, उसके रिप्रेजेंटेटिव ने अगर परफॉर्म किया इफेक्ट और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या इसका असर होगा. आप बोलोगे सिंपल सी बात है भैया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, परफॉर्म डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो गया. ठीक है, व्हेन अ प्रॉमिस सी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर. मतलब ये खुद प्रॉमिसर को नहीं बोल सकता भैया कि तुम फिर से करो. अब देखो ये मैंने डेथ वाला एग्जांपल दिया, अगर डेथ के अलावा अगर बोले, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कंस्ट्रक्शन करना था, ठीक है, आपने बोला कि आप आना और आपके एम्प्लॉय के साथ आप कंस्ट्रक्शन करना. मैं नहीं आया बट मैंने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को भेजा और उसने बना भी दिया, तो आप कुछ बोले नहीं, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया. अब बन जाने के बाद अगर आप रिफ्यूज करोगे तो आप यहाँ पे वैलिड नहीं गिने जाओगे, क्योंकि जब आप हो रहा था तभी आप इसका क्या कर सकते थे, डिनाई कर सकते थे. मतलब अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, व्हेन अ प्रॉमिस ही एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, आपने एक्सेप्ट कर दिया और बन जाने के बाद आप बोलोगे कि नहीं भैया अब आप फिर से बना के दो हमें, ये तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. तो अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि थर्ड पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है. डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज. अब जॉइंट लायबिलिटीज में कैसे होगा, अब जॉइंट लायबिलिटी कब होगी, जब 2 या 3 पर्सन ने एक साथ किसी को परफॉर्म करने का वादा किया है. ठीक है, तो उस टाइम पे जॉइंट लायबिलिटी कैसी रहेगी. ठीक है, 2 या 3 पर्सन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी और सी है और सामने डी वाला पर्सन है, तो यहाँ पे ए बी एंड सी की लायबिलिटी कैसे रहेगी, कैसी रहेगी. अगर सी की डेथ होगी तो किसकी लायबिलिटी रहेगी, ए और बी की रहेगी, या सी के रिप्रेजेंटेटिव की बी आएगी. तो यह सिंपल सी बात है, सी के रिप्रेजेंटेटिव का भी लायबिलिटी आएगा. ये क्या कहना चाहता है, ये सिंपल सा ये कहना चाहता है कि ये है ए बी एंड सी, यहाँ पे डी को कोई प्रॉमिस किया है. ठीक है, अब ए अगर लुढ़क गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव की क्या आ जाएगी भैया, उसके रिप्रेजेंटेटिव की यहाँ पे लायबिलिटी बन जाएगी. बी भी लुढ़क गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव की, सी भी लुढ़क गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव की. इसका मतलब ये होता है भैया ये नहीं छूट सकते. ठीक है, तो ए की डेथ हो जाने से उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट में आउट इन हो जाएगा, नॉट आउट. चलिए, तो अपन पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूरे एक्ट में क्या लिखा हुआ है, उसको अपन पढ़ते हैं बहुत तगड़ी तरीके से. आगे, When two or more person have made a joint promise, दो या उससे ज्यादा लोगों ने जब joint promise किया, unless a contrary intention appears by the contract, all such person during their joint lives and after the death of any of them, his representative. देखो जब तक वो जिंदा है तब तक all persons, ठीक है, and after death क्या होगा, his representative jointly with सर्वाइवर. मतलब जो ए डेथ हो गई तो सर्वाइव कौन गया, बी और सी तो जिंदा है ना. ठीक है, तो ए का रिप्रेजेंटेटिव प्लस सर्वाइवर कौन, बी एंड सी, उसके साथ उनकी कैसी लायबिलिटी रहेगी, ऑल जॉइंटली एंड मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस. सबकी जॉइंटली लायबिलिटी रहेगी और सबको फुलफिल करना पड़ेगा. मतलब अगर ए की डेथ हो गई
तो ए का रिप्रेजेंटेटिव प्लस बीसी वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। बी की भी डेथ होगी तो ए का रिप्रेजेंटेटिव, बी का रिप्रेजेंटेटिव और सी तीनों मिलकर करेंगे। अगर सी की भी डेथ होगी, ए का रिप्रेजेंटेटिव, बी का रिप्रेजेंटेटिव, सी का रिप्रेजेंटेटिव तीनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर मे नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे एक को परफॉर्म करने के लिए भैया आप क्या कर रहे हो, कंपेल नहीं कर रहे हो। ठीक है, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल, आई एम सॉरी, नॉट, इट्स नॉट नहीं लिखा, मे बी कंपेल टू परफॉर्म। मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉमिस किसने किया, प्रॉमिस किया ए, बी और सी ने, सामने कौन है, डी है। फॉर एग्जाम्पल 9,000 रुपए लेने, तो डी ने बोला ए तू मुझे 9,000 रुपए दे, ए तू मुझे 9,000 रुपए दे, तो ए क्या करेगा, 9,000 रुपए इसको देना पड़ेगा, तो ये 9,000 रुपए देगा। क्या इसका मतलब ये होता है कि बी और सी छूट गए? क्या इनकी लाइफ जिंगालाला हो जाएगी? नहीं होगी भाई। इसका मतलब ये होता है, देखो ये जो आपका सेक्शन दिया है वो क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है कि कई बार ऐसा होता है कि एक जो डी है वो ए को बोलेगा कि तू पैसा दे, और ए ने पैसा दे भी दिया, तो अब ए क्या करेगा, ए बी और सी से क्या करेगा, रिकवर कर लेगा। अब ये सेक्शन पूरी बनाई है, आप बोलोगे भैया ये तो सिंपल सी बात है, तीन लोगों को मिलकर 9,000 देने थे, ए ने दे दिया तो ए बी और सी से रिकवर कर लेगा उनका पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब देखो पूरा एक्ट में आपको कैसे दिया है वो अपन पढ़ लेते एक बार। आ जाओ, लेट्स गो, आ जाओ बेटा। When two or more person make a joint promise, the promisee, in the absence of express agreement to the contrary, compel anyone। अब देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप किसी एक को कंपेल नहीं कर सकते, कंपेल करना मतलब उनको क्या क्या बोलते हैं, फोर्स करना कि आप ही परफॉर्म करना। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप एक पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। अदरवाइज आप किसी एक को फोर्स कर सकते हो कि तुम ही मुझे परफॉर्म करके दो। कंपेल एनीवन, देखो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है तो कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिसर। कंपेल एनी वन और मोर, किसी एक को या उससे ज्यादा को कंपेल क्या कर सकता है, कंपेल कर सकता है, मतलब फोर्स कर सकता है, टू परफॉर्म द होल द प्रॉमिस, प्रॉमिस को पूरा परफॉर्म करने के लिए कंपेल कर सकता है। ठीक है, each promiser may compel contribution, each of two or more joint promiser may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to perform of the promise unless a contrary intention। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है, each promiser may compel contribution। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा अपन ने जो एग्जांपल लिया था ए बी एंड सी का, डी को कितना देना था 9,000, अगर ए ने 9,000 दे दिया तो ए क्या करेगा, अब ए क्या करेगा, कंपेल करेगा, मतलब फोर्स करेगा बी एंड सी को कि भैया तुम अपने 3,000 मुझे दे दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए का राइट रहेगा, डेफिनेटली ए का राइट रहेगा फॉर बी एंड सी, मतलब एक जॉइंट प्रोमिसर का दूसरे जॉइंट प्रोमिसर के लिए यहाँ पे राइट्स रिजर्व रहेगा। ईच प्रोमिसर मे कंपेल कंट्रीब्यूशन, ईच ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर मे कंपेल एवरी अदर जॉइंट, देखो मे कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर, मतलब जो दूसरे जितने भी जॉइंट प्रोमिसर है, मतलब ए के दूसरे जॉइंट प्रोमिसर कौन, बी एंड सी, उसको क्या करेगा, कंपेल करेगा, क्यों, टू कंट्रीब्यूट इक्वली, इक्वली भैया आप इसमें कंट्रीब्यूट करिए। ठीक है, शेयरिंग ऑफ लॉसेस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, अब ये हेडिंग दिया है। ठीक है, यहां तक का, इफ एनी वन ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर मेक डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, मतलब अगर कोई लॉस होता है, अगर ए ने परफॉर्म करने का ट्राई किया और उसमें लॉस हो गया तो क्या, अब बी एंड सी ऐसा बोलेगा भैया तुम परफॉर्म करने गए थे, तुमसे लॉस हुआ तो तुम बेयर करो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ए बी एंड सी तीनों को परफॉर्म करना था, बट ए अकेला बेचारा परफॉर्म कर रहा है, अगर लॉस हुआ तो तीनों को बेयर करना पड़ेगा। द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इक्वल शेयर में लॉस को भी बेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर ए कोई परफॉर्म करने जा रहा है, ठीक है, और 9,000 की जगह डी बोला नहीं भैया अब तुम्हें 9,900 देना पड़ेगा क्योंकि तुम लेट हो, तो अगर इसने 9,900 दिया तो 900 रुपए का जो लॉस हुआ तो इनको 300 बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका 300 और इसका 300 इन दोनों को बेयर करना पड़ेगा, बी एंड सी को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉस होगा तो वो भी जॉइंट प्रोमिसर को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ए बेचारा परफॉर्म कर रहा है और लॉस हुआ वो खुद अकेला थोड़ी ना बेयर करेगा। ठीक है, चलिए प्रॉफिट हुआ तो कंपेयर करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपेयर करेंगे। देखो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ए बी एंड सी, अगर डी को 9,000 देने उसके जगह 8100 दिया, ठीक है 8100 दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भैया उतना कम कम वो देंगे, उतना क्या देंगे, कम देंगे। आई थिंक ये आएगा 2700 2700 2700।
समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से होगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या कहना चाहते हैं, अगर ये लॉ को भी ना पढ़ो ना, तो अगर आप लॉ को नहीं पढ़ोगे ना इसको, तो भी आप सिंपली सोचो कि अगर आपको किसी को पेमेंट करना है 3 लोगों को मिलके, ठीक है, हम परफॉर्मेंस को बोल रहे हैं, पेमेंट करना, ठीक है, तो अगर आपको पेमेंट करना है, तो अगर आप ज्यादा दोगे तो भी बाकी 2 से रिकवर करोगे, अगर आप कम दोगे तो भी आप बाकी 2 को यहाँ पे भैया बता दोगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर डी को पेमेंट कर दिया ए ने, तो ए के पास अभी भी राइट है, हाँ ए के पास राइट है बी एंड सी से रिकवर करने का। तो एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे, एग्जाम में आपको ऐसा एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, कि ए डी को भैया पेमेंट करना था 9,000 और पेमेंट हो गया 9,900, क्यों, क्योंकि डी ने इंटरेस्ट मांगा। तो अब ए के पास कितना राइट है बी एंड सी से मांगने का, क्या 3,000 मांगेगा, क्या 3300 मांगेगा, तो वो आपको 3,3300 आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा बात है। आप जो अपन रूटीन अपने लाइफ में जो होता है वही चीज दी है, बट एक्ट में दी है, तो मैं आपको उसी एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, हाँ तीनों में डिवाइड होगा जो भी होगा। ठीक है, चलिए, यस, अच्छा, थैंक्स फॉर योर इनपुट, थैंक्स। अच्छा, देखो, अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल द पेमेंट मेड बाय श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल or entitled principal to recover anything from the surety on accounts of the payment made by the principal. Nothing in this section shall prevent surety from, अगर श्योरिटी ने कोई पेमेंट किया है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अब देखो, अभी आप बोलोगे भैया ये श्योरिटी प्रिंसिपल कहां से आ गया, देखो बताओ, यहाँ पे ए एंड बी, ए को पेमेंट करना है कितना, 1,000 रुपए का, कितना, 1,000 रुपए का। अब ए पैसा दे ही नहीं रहा, तो ए का कोई श्योरिटी था, श्योरिटी मतलब गारंटर, ठीक है, किसी ने गारंटी दिया था, गारंटी दिया था भैया यहाँ पे सी ने, सी ने गारंटी दिया बी को कि अगर ए पैसा नहीं देगा तो तू मेरे से रिकवर करना। अब ए दे ही नहीं रहा था, बी ने काफी बार ट्राई किया बट ए नहीं दे रहा था, तो बी ने क्या किया, सी से रिकवर कर लिया 1,000, सी से क्या किया, रिकवर कर लिया। अब सी क्या करेगा, अब मेरे को ये बताओ, क्या सी के पास राइट है, सी क्या कौन है, श्योरिटी, क्या श्योरिटी के पास राइट है कि वो प्रिंसिपल से पैसा रिकवर करे, डेफिनेटली राइट है। तो सी किससे मांगेगा, ए से मांगेगा। ठीक है, तो वही चीज लिखिए, देखो देखो ये लिखिए, श्योरिटी, श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम प्रिंसिपल, मतलब श्योरिटी किससे रिकवर कर पाएगा, प्रिंसिपल से, मतलब ए से रिकवर करेगा, सी ए से रिकवर करेगा। पेमेंट मेड बाय श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और क्यों रिकवर करेगा, क्योंकि पेमेंट मेड बाय श्योरिटी, श्योरिटी मतलब सी ने पेमेंट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ए के बदले में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये कह रहा है कि इस एक्ट में सेक्शन 43 में सी के राइट को भी प्रिवेंट किया गया है। प्रिवेंट करना मतलब भैया उसको वो राइट मिलेगा कि वो ए से रिकवर कर पाएगा। ठीक है होता है रे श्रुति, होता है रे, नहीं वो आप बंद करके ऑन करोगे ना तो हो जाएगा। इसमें जब आप लाइव पे ही बैठे हो ना, तो वो रिफ्रेश, मतलब जब आप क्लोज करके ऑन नहीं करते ना फिर से लिंक पे, तो वो नहीं दिखाता अपडेटेड। ठीक है, कोई नहीं, चलो आ जाओ। अभी आपके डेली बिजनेस देखो, अकाउंट्स का मैंने अपलोड कर दिया है रिवीजन वाला, ठीक है, आप उसे कर लेना, एक बार देख लेना पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, आई नो रिकॉर्डेड है, ठीक है, लाइव अपन डेफिनेटली करेंगे, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट अगर आपका रिवीजन रुके नहीं, इसलिए मैंने वो रिकॉर्डेड वाला अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब दूसरी बात, आपका जो अकाउंट्स का क्या बोलते हैं टेस्ट है, ठीक है, काफी सारे टेस्ट अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आई एम प्लानिंग, क्योंकि मैंने पूरा बैकअप बना लिया है, ठीक है। तो वो आपका डेट अनाउंस हो जाएगा, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि डेली एक टाइम अपन सेट रखेंगे, उसी टाइम पे अपन लाइव करेंगे, ठीक है। तो उसी टाइम पे आपका क्विज हो जाएगा। अब मैं क्विज सोच रहा हूँ कि मैं प्लेटफॉर्म पे करूँ अपना पेड वाले में, या तो मैं यूट्यूब पे भी डेली कर सकता हूँ, ठीक है। सारे यूट्यूब पे डेफिनेटली नहीं आएंगे, कुछ ही आएंगे, ठीक है, और कुछ आपको अपनी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ एमसीक्यू क्रिएट करने वाला मुझे एक बार देखना है कि वो मॉडल कैसे काम कर रहा है। जैसे अदर कोई अपना प्लेटफॉर्म है, तो अगर आपको सीधा यहाँ पे क्वेश्चन दिखे और आपको ऑप्शन देंगे और आप आंसर दो, तो आपको पता भी चल जाए कि आपका राइट है कि रॉन्ग है। तो वो मैं एक प्लेटफॉर्म बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो जैसे ही वो हो जाएगा अपन अपनी क्विज भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो तगड़ी वाली क्विज शुरू होगी, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे क्विज में लिए जाएंगे उसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, और उसमें मैं आपको क्वेश्चन वाइज एबीसी कैटेगरी भी करवाऊंगा, ताकि डे बिफोर एग्जाम आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, हर क्विज में से आपको कौन सा क्वेश्चन देखना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप अपनी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी एबीसी कैटेगरी अपने हिसाब से भी कर सकते हो सकता है कि मैं कोई क्वेश्चन बी या सी कैटेगरी में डालूं, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप उसे ए कैटेगरी में भी डाल सकते हो,
ठीक है। चलिए, तो चैप्टर वाइज भी होगा, मिक्स में भी होगा, सब मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, पूरा शेड्यूल आएगा, और शेड्यूल आने के बाद उस टाइम में कोई भी फेरफार नहीं होगा, ठीक है, तो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, डेली लाइव करेंगे, ठीक है, या तो एप्लीकेशन में या तो यूट्यूब पे, जो भी होगा आपको बता दूंगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, आज आज अभी यहाँ पे क्या लिखा है, इफेक्ट टू रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, where two or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promises by promisee does not release of one promiser। अब देखो मैं ये आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ए और बी है और सी है, तीनों को मिलकर डी को पेमेंट करना था कितना, 9,000 का, 9,000 का। और ये सी कौन है, डी की गर्लफ्रेंड है। कौन है, डी की गर्लफ्रेंड। अब डी क्या बोलता है, मुझे तुम तीनों से 9,000 लेने हैं, मैं चाहता हूं कि मैं सी से रिकवर नहीं करना चाहता, मुझे आप दोनों मिलके 9,000 रुपए दो। मैं सी से रिकवर नहीं कर, मैं सी को क्या करता हूं, भैया मैं छोड़ देता हूं सी को, और मैं सी से रिकवर नहीं करना चाहता, आप दोनों ही मुझे 9,000 दो। अब ए और बी क्या बोलेंगे, आइल्ला पहले मेरे को 3,000 देने थे, अगर हम 2% को देने तो मुझे तो 4500 देना पड़ेगा, मतलब मेरे को कितने का घाटा, 1,500 का। और बी को कितने का घाटा, बी को भी 1,500 का, क्योंकि पहले कितना देना था, 3,000, 3 लोग थे, 9,000 था, ठीक है। अब 2 होंगे तो 4500 देना पड़ेगा, तो ए को कितने का घाटा, 1,500 का, बी को कितने का घाटा, 1,500 का। अब ए और बी क्या बोलेंगे, भाई डी तू सुन, तू सी से रिकवर नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, हम तुझे 9,000 दे देंगे, बट ए एंड बी 1,500 किससे रिकवर करेंगे, सी से रिकवर कर लेंगे। जैसी ऊपर वाली सेक्शन थी सेम वैसी ही सेक्शन है, थोड़ा सा बस यहाँ पे ये कहना चाहता है कि इवन इवन प्रॉमिस ही ऐसा बोलेगा ना कि मैं सी को रिलीज करता हूं, अगर सी को रिलीज करना है तो भैया तुम्हें 3,000 जाने देने पड़ेंगे, सिर्फ 6,000 लेने पड़ेंगे, बट अगर आप पूरा पूरा का पूरा 9,000 लेना चाहते हो, डी को बोला अगर तुम पूरा का पूरा 9,000 लेना चाहते हो हम तुम्हें दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट ए एंड बी क्या करेंगे, सी से इसको रिकवर कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि इवन डी बोलेगा कि मुझे सी से पैसे नहीं चाहिए, तो अभी सी को तो पैसा देना पड़ेगा, किसको, ए एंड बी को। ए ये सी डी को नहीं देगा, बट सी किसको देगा, ए एंड बी को 1,500 उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन से रिलीज होने से कुछ नहीं होता, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, देखो अब सिंपल सी बात है, अब कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज कैसे होंगे, सुनो, ए वही एग्जांपल लेते हैं, ए बी एंड सी, 3 लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे डी कौन है, डी है भैया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि कुछ पेमेंट करना है, ये वाला अभी यार वही एग्जांपल हो जाएगा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं अपन। चलो, ऐसा माना यहाँ पे एबीसी है, ठीक है, और डी ने बोला कि मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा 1,000 रुपए का, 3,000 रखते हैं, 3,000 रुपए का, ठीक है, और तुम मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करके दो। वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो काम था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, पेंटिंग बनाने का, पेंटिंग का, ठीक है, तो तीनों को मिला के पेंटिंग बनानी थी, और ये पेंटिंग बन रही थी 6,000 की, बट डी ने क्या बोला, अरे यार सी मेरा भाई है, ठीक है, उसका रियल ब्रदर था, तो डी ने बोला अगर मेरा रियल ब्रदर भी इसमें पेंटिंग में पार्ट ले रहा है तो उसको नुकसान नहीं हो रहा है, मेरा भाई है तो मैं उसको इतना बर्डन दे रहा हूँ काम का, तो आप दोनों भी ले सकते हो, ठीक है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, डी ने क्या बोला, मैं सी को रिलीज करता हूं, अब तुम दोनों मुझे 3,000 में ये बना के दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर डी रिलीज करेगा, डी सी को रिलीज करेगा, तो भी ए एंड बी तो भैया सी से पैसा मांग के ही रहेंगे, उससे पैसा रिकवर करेंगे, ठीक है, मतलब जो ए एंड बी का जो राइट है वो यहाँ पे कम नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, यश श्रुति वो मैंने देखा, उसका मैंने देखा कि कैसे करना है, मतलब मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कोड वाला, वही ना, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप वहां पे जाके आंसर करोगे। यूट्यूब पे अगर करना है तो सब वही कर रहे हैं, मैंने देखा, मैंने काफी सारा, मैं वही रिसर्च कर रहा हूँ अभी कि कैसे कर सकते हैं अपन। थैंक्स फॉर योर इनपुट, मेरे को वैसे पता था, अगर नहीं पता होता तो काम की चीज वैसे भी है, ठीक है, तो मैं ध्यान में रखूंगा इसको। अब आता है डिवोल्यूशन ऑफ द जॉइंट राइट्स व्हेन अ पर्सन, अब ये मैंने पढ़ा नहीं था, नहीं ऊपर वाला, चलो पढ़ा देते, सॉरी। Where two or more person have made a joint promise, दो और उससे ज्यादा लोगों ने प्रॉमिस किया, a release of one of such joint promiser by promisee, मतलब promisee ने, डी ने रिलीज किया, किसको, promiser को, सी को रिलीज किया, does not discharge, उसको डिस्चार्ज नहीं होगा, अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर, मतलब ए एंड बी से वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, सी डिस्चार्ज होगा डी से, बट सी को पेमेंट किसको करना पड़ेगा, ए एंड बी को, ठीक है। रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर बाय द प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज नहीं होगा, किसके लिए, द अदर जॉइंट प्रोमिसर से, अदर जॉइंट प्रोमिसर से वो डिस्चार्ज नहीं होगा,
Devolution of joint rights. When a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless contrary intention appear from the right to claim the performance rests as between him and them with them during their joint lives. ठीक है, राइट टू क्लेम अ परफॉर्मेंस मतलब अब देखो यहाँ पे क्या है, दो लोग क्या है भैया, पहले फिर से अपन टाइटल पढ़ते हैं, आ जाओ। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर जॉइंट पर्सन, मतलब ए ने प्रॉमिस किया कि मैं बी एंड सी को प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम दोनों के लिए ये काम करूंगा। क्या किया भैया, ए ने प्रॉमिस किया किसको, बीसी को, बी एंड सी को, बीसी को नहीं, बी एंड सी को प्रॉमिस किया कि मैं ये काम करूंगा। तब क्या होगा, राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस, राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस मतलब अब परफॉर्मेंस कौन क्लेम करेगा, बी या तो सी। राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस किसके पास होगा, हिम एंड देम विद देम ड्यूरिंग द जॉइंट लाइफ, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक उनके पास है। अगर वो जिंदा नहीं है, आफ्टर डेथ, अगर इसमें से किसी की भी डेथ हो जाती है, विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिसीज पर्सन जॉइंटली विथ सर्वाइवर और सर्वाइवर्स, मतलब अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर सी की डेथ हो गई तो सी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दोनों बी एंड रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिलके ए को बोल सकते हैं कि भैया तुम इस काम को परफॉर्म करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी एंड सी का घर बनाना था, बी एंड सी का घर बनाना था। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे बी रहना है, ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर पे सी को रहना है। अब यहाँ पे सी का हो गया डेथ, तो सी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो और बी दोनों मिलके बोलेंगे भैया तुम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाला जो हमारा घर है ए को बोलेंगे तुम बना के दो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन परफॉर्मेंस मांगेगा, या तो जो अगर जिंदा है तो बी एंड सी, अगर जिंदा नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव विथ अदर सर्वाइवर, सर्वाइवर मतलब जो जिंदा है। ठीक है, आ जाओ। और अगर दोनों मर गए तो भैया दोनों के रिप्रेजेंटेटिव देखो, आफ्टर डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, लास्ट सर्वाइवर मतलब सारे के सर्वाइवर की डेथ हो गई, आफ्टर डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली, मतलब सबके रिप्रेजेंटेटिव साथ में मिलके ये को बोल सकते हैं कि भैया तुम परफॉर्म करो। ठीक है, हाँ वही दो। अच्छा, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, अभी यहाँ पे आपको दे रहा है कि कौन से टाइम पे और कौन से प्लेस पे परफॉर्मेंस देना होगा। ठीक है, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर डिटरमाइंड बाय द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट लिखा है डिटरमाइंड बाय एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो एग्रीमेंट में जो बोला वो टाइम पे जो बोला उस प्लेस पे आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने बोला फॉर एग्जाम्पल कोई बोला कि कोई आपको कोई चीज डिलीवर करनी है, ठीक है, आपको कोई चीज डिलीवर करनी है तो आपने बोला भैया मुझे 26 जनवरी को सुबह 11 बजे तक मुझे वो चीज मिल जानी चाहिए, तो भैया सुबह 11 बजे तक 26 जनवरी को सुबह 11 बजे तक, और आपने बोला कि मुझे मुंबई में इस जगह पे मिलनी चाहिए तो उस जगह पे मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो एग्रीमेंट के हिसाब से जाएंगे, अगर नहीं लिखा तो क्या करेंगे, देखो आ जाओ। टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं भैया कि टाइम फॉर परफॉर्मेंस, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं टाइम के बारे में, नॉट अ प्लेस के बारे में। ठीक है, टाइम के बारे में, व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, मतलब एग्रीमेंट में कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि कब आपको परफॉर्म करना है। दूसरी बात, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, मतलब आपको एप्लीकेशन भी नहीं लेना है। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है भैया, देखो सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आपको गुड्स डिलीवर करना है, तो पहली बात तो मैंने टाइम नहीं बताया कि आपको कब डिलीवर करना है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको मुझे कॉल करके आना। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे डिलीवर करने आने वाले हो, ठीक है, गुड्स मुझे डिलीवर करने वाले हो, तो मैंने उसका बोला कि एक काम करो, तुम जब मुंबई में आ जाओ तो पहले मेरे को कॉल करना, तो आप क्या करोगे, मुझे मुझे कॉल करोगे, ठीक है, और फिर जब मैं बोलूं तब मुझे डिलीवर करने आना। तो ये हुआ एप्लीकेशन, मतलब आप मुझसे क्या लोगे, एप्लीकेशन लोगे, मतलब परमिशन लोगे कि कब डिलीवर करना है। ठीक है, तो मैंने एग्रीमेंट में ना तो ये बताया कि आप मुझे परमिशन लोगे और ना मैंने टाइम बताया तब कब आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, एग्जाम्पल एक ले लेते ए एंड बी, ठीक है, ए को गुड्स डिलीवर करना है बी को, तो एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा कि कब डिलीवर करना है, इवन ये भी नहीं लिखा कि ए को कॉल करना पड़ेगा, मतलब कुछ भी नहीं लिखा टाइम के बारे में, ना कॉल करना पड़ेगा ऐसा लिखा है, ना ही टाइम के बारे में कुछ लिखा है कि कौन से टाइम पे डिलीवर करना है। तो क्या होगा ये देख लेते हैं, वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट द प्रोमिसर इज टू परफॉर्म इज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन, मतलब कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है कि मैं कब परफॉर्म करूं, बाय प्रॉमिसिंग एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, और टाइम भी स्पेसिफाई नहीं है एग्रीमेंट में, द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा, रीजनेबल टाइम आपका आंसर आएगा।
रीजनेबल टाइम वुड बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि रीजनेबल टाइम कौन सा होगा, ठीक है। तो डिपेंड रहता है कि वो काम कैसा है और कौन से टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर से डिपेंड करता है कि भैया जो आपका जो रीजनेबल टाइम है वो कौन सा माना जाएगा। जैसे कि अगर आपने कोई ऑफिस के लिए कोई इक्विपमेंट मंगवाए है, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस पे कोई चीज चाहिए थी और आपने ऑफिस के लिए वो चीज ऑर्डर की, ठीक है। अब वो रात को भैया 11 बजे आएगा तो ऑफिस ऑब्वियसली बंद होगी, तो वो प्रॉपर टाइम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम कब, रीजनेबल टाइम तब माना जाएगा जो अब बिजनेस के लिए कोई चीज है तो बिजनेस आवर्स। अगर घर के लिए देखो, आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हो अमेजोन पे तो आपको पूछते हैं कि भैया आप अपनी शॉप पे मंगवा रहे हो या घर पे। अगर शॉप पे होगा तो वो दिखाएगा 9 to 6 पे आपको डिलीवर होगा। अगर आप घर का एड्रेस डालोगे तो सुबह के 8 से रात के 8 बजे तक आपको कभी भी डिलीवर हो सकता है। तो ये होता है रीजनेबल टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये कब रीजनेबल टाइम, आंसर कब आएगा रीजनेबल टाइम, जब ना तो आपको फोन करके बताना है कि मैं कब आऊं आपको डिलीवर करने, और ना ही टाइम डिसाइड किया है। तो आपको खुद से मेंटली सोचना है कि भैया रीजनेबल टाइम, सही टाइम कौन सा होगा, उस टाइम पे आपको जाके डिलीवर करना है, ठीक है, रीजनेबल टाइम। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। टाइम एंड प्लेस के बारे में अगर अपन बात करें, ठीक है, जहां पे टाइम इज स्पेसिफाइड, मतलब टाइम आपका क्या है, स्पेसिफाइड है कि कब आपको डिलीवर करना है, एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, मतलब आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला भैया 26 तारीख को 11 बजे मुझे दे ही देना, तो आपको अब फोन करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आ जाइए। व्हेन प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, आपको पता है कि कौन से डे पे परफॉर्म करना है, एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन, मतलब कॉल करने की, मैंने बोला कॉल मत करना, आ ही जाना, ठीक है। द प्रोमिसर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब उस दिन पे अगर मैंने बोला 26 को, ठीक है, अब मुझे एसी सर्विस करवानी थी, मैंने बोला 26 को आ ही जाना भैया, 26 को आ ही जाना। बोला भैया मैं आपको कॉल करूं, मैंने बोला नहीं कॉल नहीं करना, आ ही जाना। तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रोमिसर मे परफॉर्म, प्रोमिसर परफॉर्म कर सकता है, कब परफॉर्म कर सकता है, इट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स, मतलब उसको लगेगा कि ये सही टाइम है परफॉर्मेंस करने का, उस टाइम पे मतलब रीजनेबल टाइम है ऑफ अ बिजनेस ऑन अ सच डे, मतलब उस दिन पे रीजनेबल टाइम पे आना चाहिए, एट द प्लेस एट विच द प्रॉमिस आउट टू बी परफॉर्म। अब देखो ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है वो मैं समझा देता हूँ। पहला केस ये था कि ए को बी के वहां पे फॉर एग्जांपल एसी रिपेयर करना था, क्या था, एसी रिपेयर करना था, ठीक है, एसी रिपेयर करना था। तो मैंने ए को बोला कि भैया एसी रिपेयर करवाना है आ जाओ, मैंने बोला आ जाओ, यानी मैंने ही नहीं बोला कि कब आना है, आज आना है कल आना है, कब आना है वो नहीं बोला ना, मैंने तो ये बोला कि मुझे कॉल करके आना। तो ए क्या करेगा, ए अपने हिसाब से, अगर मैंने ऑफिस का एड्रेस दिया है तो वो अपने हिसाब से रीजनेबल टाइम पे आ जाएगा, रीजनेबल टाइम पे आ जाएगा। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि ए को रिपेयर करना है फिर से एसी, किसका, बी का, बट बी ने क्लियरली बोला आज नहीं आना, कब आना, कल आना, क्लियरली बोला टुमारो वाला, मतलब टाइम बता दिया, टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया, ऑफिस है। और बी ने बोला, ए ने बोला कि ओके तो मैं कल कॉल करता हूं, तो बी ने क्या बोला, रुक मेरे को कल कॉल मत करना, तू कल आ ही जाना। तो ए क्या करेगा, कल जाएगा, बट कब, रीजनेबल टाइम पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वाले में क्या है भैया, पहले वाले में बी ने बोला कि एसी रिपेयर करना है तू आ जा, मतलब कब आना है वो नहीं बताया, ठीक है, कब आना है वो नहीं बताया, यहाँ पे कब आना है वो बता दिया, बट बोला भैया तू कॉल मत करना, कॉल मत करना, आ ही जाना, कल आ ही जाना। तो वो रिजनेबल आवर्स में कभी भी आ सकता है, यहाँ पे रिजनेबल टाइम में कभी भी वो परफॉर्म कर सकता है, आज या तो कल कोई डिसाइडेड नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे टाइम बता दिया है बट एप्लीकेशन के लिए ना बोला है, मतलब फोन करने के लिए ना बोला, यहाँ पे टाइम भी नहीं बताया, फोन करने के लिए भी ना बोल दिया। ये बोला मैं निकलते टाइम फोन करूंगा, अभी बोला फोन भी मत करना, तू आ ही जाना। तो यहाँ पे ये सोचेगा कि कौन सा रिजनेबल टाइम है, उस हिसाब से आएगा, और यहाँ पे डे फिक्स हो जाएगा, डे फिक्स हो जाएगा, टाइम रीजनेबल टाइम लेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आवर्स वाइज जो टाइम है वो रीजनेबल होगा, बट डे जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। प्लेस वो ऑलरेडी उसने मेंशन कर दिया, तो उसी प्लेस पे जाना होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपके दो सेक्शन, अभी तक जो पढ़ाई वो। फिर क्या बोला है, आ जाओ, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया आपको एप्लीकेशन लेनी जरूरी है, एप्लीकेशन मतलब फोन करके पूछना। अब ए को पूछना पड़ेगा कि भैया मैं आऊं कि ना आऊं, देखो आ जाओ, अब इसमें क्या लिखा है देखो पढ़ते हैं, आ जाओ। व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, मतलब आपको पता है कि कल एसी रिपेयर करना है, ए को पता है कि कल एसी रिपेयर करना है, एंड द प्रॉमिसर हैज नॉट परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन, मतलब मैंने उसको बोल दिया रुक भैया तू ना, बी ने क्या बोला, बी ने ए को बोला, बी ने ए को बोला, बी ने क्या बोला, ए को बोला कि तू कल कल एसी रिपेयर करने आना,
तो ए ने बोला ठीक है भैया मैं कल आ जाऊंगा, बट फोन रखते रखते बी बोला एक मिनट रुक भाई, तू निकले, तेरी ऑफिस से निकले और मेरी ऑफिस आने के लिए तू जब निकले तो पहले मेरे को कॉल करना। अगर मैं ऑफिस पे नहीं हुआ तो मैं तुझे ना बोलूंगा, या तो पॉसिबल नहीं होगा, एक मीटिंग है मेरी, अगर मीटिंग होगी तो तू मत आना, तो तू मेरे को क्या करेगा, कॉल करेगा। मतलब बी ने बोला तू एप्लीकेशन करेगा, मतलब मेरी परमिशन लेगा उसके बाद आएगा, मतलब टाइम भी बताया और बोला कि तू एप्लीकेशन भी लेगा। समझ में आया? ये तीसरा केस है, तो उसमें क्या होगा देखो आजा, इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस। मतलब अब ये ए की ड्यूटी है, ड्यूटी टू प्रॉमिस टू अप्लाई द परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस विद इन यूजुअल आवर्स। मतलब अब क्या होगा, अब ए की ड्यूटी बन गई। तीसरा केस क्या है देखो, अब मैं थर्ड केस आपको समझा रहा हूं। थर्ड केस क्या था भैया, थर्ड केस ये था, ये है ए, ये है बी। बी ने बोला कब आना, टुमारो, और ये भी बोला भैया कॉल करके आना, कॉल करके आना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ए रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉल, यस डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉल। आई होप आपको तीन केस समझ में आए। पहले वाला, बी ने बोला ऑफिस में एसी रिपेयर करना है आजा, तो ये कब जाएगा, आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, बट बिजनेस आवर्स में जाएगा। दूसरे में बी ने बोला कल ऑफिस में एसी रिपेयर करना है तू आजा, तो ए कब जाएगा, कल जाएगा, कब, बिजनेस आवर्स में जाएगा। बी ने बोला कल ऑफिस में एसी रिपेयर करना है तू कल आ जाना, बट आने से पहले मेरे को कॉल करना। नाउ ए इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल बी, मतलब ए रिस्पॉन्सिबल है एप्लीकेशन लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए बी की। और सीधा अगर ए पहुंच गया बी की ऑफिस पे 11 बजे सुबह या 12 बजे और बी को बोला लाओ एसी किधर रिपेयर करना है, बी बोलेगा भाई मेरी मीटिंग चल रही है शाम को आना 6 बजे। तो ये बोलेगा मेरा धक्का हुआ, मेरे को इतना खर्चा हुआ एसी का रिपेयर का तो देना ही पड़ेगा। तो बी बोल देगा भाई सुन मैंने तेरे को बोला था कॉल करने का, हाँ। तो अब यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। समझ में आया? बट इन दोनों केस में भैया देना पड़ेगा, क्योंकि बी ने बोल दिया था ना भैया आ जा। अबे भैया कब आना, ये ने बोला मैं कॉल करूं, बोला नहीं कॉल मत करना तू आ जाना। अब आ गया तो वो तो खर्चा मांगेगा, सिंपल सी बात है, बट यहाँ पे वो खर्चा नहीं मांग सकेगा। क्यों? क्योंकि बी ने बोला था भैया निकलने से पहले मेरे को कॉल करना, आने से पहले मेरे को कॉल करना। समझ में आया तीनों तीन केस क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो ये आपको देखो मैं समराइज करके आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ। अभी आ जाओ प्लेस, अब बात करते हैं प्लेस के बारे में। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब क्या बात कर रहे हैं, अभी प्लेस के बारे में, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसी। अब प्लेस के बारे में बात करते हैं, प्लेस के बारे में, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड और नो प्लेस इज फिक्स। मतलब भैया अब यहां पे क्या है, ना आपको एप्लीकेशन करना है कि मैं आ जाऊं और ना ही आपको पता है कि कहां आना है। अल्लाह ये क्या बात हुई। ठीक है, अब क्या होगा, when the promise is to be performed without application by the promisee and no place of fix for the performance, वही चीज लाइन ऊपर लिखी वही लिखी है, it is the duty of the promiser to apply to promisee to appoint a reasonable place for a performance of the promise and to perform। देखो अब ये क्या एग्जांपल है, वही एसी वाला लेते हैं, आजा भैया एसी वाला लेते हैं। अब मैंने हमने ए ने क्या, बी ए ने क्या, अरे सॉरी बी ने क्या किया, ए को कॉल किया, क्या बोला भैया, बी ने कॉल किया, बी ने कॉल किया ए को, एसी रिपेयर करना है, क्या बोला, एसी रिपेयर करना है तू कल आ जाना। क्या करना है भैया, एसी रिपेयर करना है तू आ जाना, एसी रिपेयर करना है तू कल आ जाना। ठीक है, ए बोला हाँ भैया आ जाऊंगा, ठीक है मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अब ए को बताओ, मेरे को बताओ प्लेस पता है भैया, नहीं पता है। क्या उसको कॉल करके पूछना है कि मैं आऊं कि ना आऊं, नहीं वैसा भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी की जिम्मेदारी आएगी कि वो कल कॉल करेगा कि सुन तुझे आज एसी रिपेयर करने आना है ना, तो तू इतने बजे आएगा और मेरी ऑफिस पे नहीं बट मेरे घर पे आएगा, क्योंकि घर का एसी खराब है। तो ए अभी कहीं पे जाएगा नहीं जाएगा, ए तब तक काम के लिए नहीं निकलेगा जब तक बी का कॉल नहीं आ जाता। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बी की है। अब बी बोलेगा अरे यार तेरे को बोला था एसी रिपेयर करने का, घर में अभी भी गर्मी है यार, एसी में ठंडक नहीं आ रही है यार। ठीक है, तो यहाँ पे बी चिल्लाएगा, कितना भी चिल्लाएगा, तो ये पोलाइटली में क्या बोलेगा, अरे भाई आपने बोला एसी रिपेयर करना है बट कहाँ करना है, बोला घर पे करना है, बोला आपका घर किधर है, थोड़ी ना आप नरेंद्र मोदी की हो कि मेरे को पता है आपका घर किधर है। ठीक है, तो आप मेरे को घर का एड्रेस तो दो तो मैं आऊं ना। ठीक है, तो इसमें गलती किसकी आएगी, बी, तो यहाँ पे बी रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्लेस डिसाइडेड नहीं है और ऐसा बोला कि तू काम करने आ जा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, तो यहाँ पे किसका भैया रिस्पॉन्सिबल आएगा, बी का रिस्पॉन्सिबल आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आजा आजा आजा, देखो
ठीक है, आ जाओ। ओके, मैंने उल्टा समझाया क्या? एक सेकंड रुको, रुको। ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिस सर, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने उल्टा समझा दिया क्या? सेक्शन 49 पहले समझा दिया फिर 48 आया क्या? एक सेकंड रुक जाओ। मैंने promise is perform on a certain day and the promiser has not to perform it without the application by the promisee. ओके, एप्लीकेशन बाय promisee है। ओके, ठीक है, ठीक है, सेम सही है, सही है। बट मैंने जो समझाया, ये समझाया आपको सेक्शन 49 और ये मैंने आपको समझाया सेक्शन 48। ठीक है, आज आज देखो 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 देखो, आज देखो ये 48 वाला जो मैंने आपको समझाया ना, वो कौन सा केस है? ये वाला केस है। ये अभी जो समझाया वो वाला। आप बोलोगे भैया कैसे? देखो यहाँ पे ये लाइन देखो, आ जाओ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ब्लू से। ड्यूटी ऑफ प्रोमिसी टू अप्लाई, मतलब प्रोमिसी को अप्लाई करना है। ठीक है, प्रोमिसी को अप्लाई करना है, मतलब किसको अप्लाई करना है? बी को अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने केस उल्टा उल्टा ले लिया, एग्जाम्पल उल्टा ले लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? प्रोमिसी को अप्लाई करना है, जबकि यहाँ पे किसको अप्लाई करना है? यहाँ पे प्रोमिस सर को अप्लाई करना है। देखो, प्रॉमिस सर टू अप्लाई, प्रॉमिस सर अप्लाई करेगा। ठीक है, अब कब प्रॉमिस ही करेगा, कब प्रॉमिसर करेगा? फिर से मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कंफ्यूजन, या मैंने जो गलती मेरी हो गई। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं फिर से आपको पूरा बता देता हूँ, जितना भी अभी तक अपन ने पढ़ा है पूरा का पूरा मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सुनो, आज पहले जब टाइम और प्लेस की अगर अपन बात करें, हाँ अब मैंने थोड़ा छोटा किया क्योंकि सारा पूरा आपको एक ही पेज में दिखे इसलिए। ठीक है, जब आपका टाइम, अब मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात, हाँ, जब आपका एग्रीमेंट में कोई डिसाइडेड है तो उस टाइम पे उस प्लेस पे आपको डिसाइड, उस टाइम पे उस प्लेस पे आपको क्या करना है भैया? परफॉर्मेंस देना है। अगर टाइम डिसाइडेड नहीं है और ना ही आपको एप्लीकेशन करना है तो आपको रीजनेबल टाइम पे करना है। ये कौन सा केस? पहले वाला। एसी रिपेयर करने आ जाना, कब, कौन से टाइम पे, कुछ भी नहीं पता, तो भैया रीजनेबल टाइम पे आप जाओगे, परफॉर्म करोगे। ठीक है, फिर आता है 47, टाइम एंड प्लेस, टाइम इज स्पेसिफाइड, नो एप्लीकेशन टू बी मेड। अब यहाँ पे क्या है? सर्टेन डेज पे प्रोमिसर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग। अब देखो, मैंने भी बोल दिया कि भैया तुम कल आके मेरे ऑफिस में आके एसी रिपेयर कर जाना। ठीक है, तो ये सेकंड वाला केस, आपको कल आना है, बट कल कब आओगे? रीजनेबल टाइम पे। पहले कभी भी आओगे, रीजनेबल टाइम पे आओगे, मतलब आज आओगे, कल आओगे, रीजनेबल टाइम पे आओगे। दूसरे में कल आओगे, रीजनेबल टाइम पे आओगे। दो केसेस एकदम से क्लियर? हाँ भैया। तीसरा 48 वाला, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, मतलब आपका डे डिसाइडेड है कि कब आना है, कल आना है। द प्रोमिसर हैज नॉट टू परफॉर्म इट विदाउट द एप्लीकेशन बाय प्रोमिसिंग, मतलब जब तक प्रोमिसी नहीं बोलेगा। अब यहाँ पे क्या क्या डिसाइडेड है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? एप्लीकेशन टू बी प्लेस परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे, सर्टेन डे आपका डिसाइडेड है। व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन सर्टेन डे, मतलब आपको टुमारो आना है, वो डिसाइडेड है। ओके, मतलब टाइम डिसाइडेड है। ओके, द प्रोमिसर हैज नॉट टू परफॉर्म, मतलब ये तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक भैया, जब तक क्या है? जब तक प्रोमिसी कॉल नहीं करेगा, मतलब बी कॉल करके नहीं बताएगा। ये वाला एग्जांपल, ये वाला ग्रीन वाला, ये वाला, ये, ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पे क्या करेगा? प्रॉमिस सी कॉल करेगा, मतलब बी कॉल करेगा। अब बी ने ऐसा बोला कि कल एसी रिपेयर करना है, क्या करना है? कल एसी रिपेयर करना है। तो ए तब तक घर से नहीं निकलेगा जब तक बी ने कॉल नहीं किया। जब तक बी ने कॉल नहीं किया तब तक वो ए घर से नहीं निकलेगा। समझ में आया? मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन कौन करेगा? बी करेगा। बी करेगा कब? बी एप्लीकेशन करेगा जब भैया टाइम डिसाइडेड है, टाइम डिसाइडेड है। देखो, डे डिसाइडेड है, सर्टेन डे, डे डिसाइडेड है। ठीक है, तो डी डिसाइड होता है तब कौन करेगा भैया? जिसके घर पे एसी रिपेयर करना है वो वाला, मतलब प्रॉमिस सी करेगा। सर्टेन डे होता है तब क्या होगा भैया? प्रॉमिस सी आएगा। ठीक है, ओके। फिर क्या बोला है? प्लेस के बारे में अगर बात करें तो प्लेस यहाँ पे क्या है? प्लेस फिक्स नहीं है। यहाँ पे डे फिक्स था, यहाँ पे क्या बोल रहे भैया? प्लेस फिक्स नहीं है। तो प्लेस फिक्स नहीं है तो क्या होगा? प्लेस फिक्स नहीं है तो प्रोमिसर अप्लाई करेगा। प्रोमिसर अप्लाई टू प्रोमिस सी, मतलब यहाँ पे ए बोलेगा
कि भैया एसी रिपेयर करना है, बट कहाँ पे करना है, कौन से घर पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन करेगा, जब आपका टाइम डिसाइडेड होता है, मैं आपको समराइज वे में बता देता हूँ, जब आपका टाइम डिसाइडेड होता है, डे डिसाइडेड होता है, सर्टेन डे होता है, ये क्या हुआ, सर्टेन डे होता है, तब कौन करेगा, प्रोमिस ही अप्लाई करेगा। कौन अप्लाई करेगा, प्रोमिस ही। सर्टेन डे होगा तो प्रोमिस ही अप्लाई करेगा। और अगर अपन बात करें नो एप्लीकेशन तो है ही, इसके साथ साथ नो फिक्स प्लेस, अगर आपका जो प्लेस है वो फिक्स नहीं है, प्लेस फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस क्या है, फिक्स है। ऊपर वाले में प्लेस क्या है, प्लेस फिक्स है। यहाँ पे नीचे वाले में प्लेस फिक्स नहीं है, ठीक है। तो प्लेस फिक्स नहीं है तो क्या होगा, प्लेस अगर फिक्स नहीं है तो क्या होगा, ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर टू अप्लाई, प्रोमिसर अप्लाई करेगा कि भैया आपने बोला एसी रिपेयर करना है, बट कहाँ पे करना है, कौन से घर पे करना है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आज चारों चार एग्जाम्पल में फिर से करवाऊंगा, ठीक है। अभी परफॉर्मेंस वाले जितने बाकी है वो अपन कर लेते हैं, टाइम और प्लेस वाले जितने बाकी है वो कर लेते हैं, फिर मैं जितने भी है पूरा पूरा समझा दूंगा, ठीक है। समराइज फॉर्म में फिर से एक और बार लिखना होगा तो लिख भी लेंगे। परफॉर्मेंस इन अ मैनर और एट अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय प्रोमिसी, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी मैनर और एट अ टाइम विद द प्रॉमिस, प्रॉमिस प्रिस्क्राइब और सैंक्शन, मतलब अगर प्रॉमिसी ने ऑलरेडी बता दिया कि कौन से टाइम पे कौन से प्लेस पे करना है, तो उसी टाइम पे उसी प्लेस पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। बस तो इतना ही था। तो अभी मैं काम करता हूँ, इन सबको रिवाइव इतना यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ, ठीक है। सुनो सुनो, मैं फिर से बता देता हूँ आपको सारे सारे केस, सारे सारे केस बता देता हूँ। सबसे पहला पहला केस, अगर टाइम प्लेस नो फिक्स, अगर फिक्स्ड नहीं है तो क्या होगा, रीजनेबल टाइम। आई होप ये आपको समझ में आया। दूसरा कौन सा था, दूसरा आपका देखो भैया ये रहा, ठीक है। तो पहले वाला अपन ने देख लिया कि अगर टाइम एंड प्लेस फिक्स है तो उस टाइम एंड प्लेस पे जाना है, तो एज पर एग्रीमेंट जाना है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो आपको पता है। अगर टाइम आपका फिक्स नहीं है और ना ही आपको एप्लीकेशन करना है, नो टाइम फिक्स और नो एप्लीकेशन, ठीक है। रुको एक मिनट, मैं थोड़ा और समराइज करने का ट्राई करता हूँ। नो टाइम प्लस प्लस नो एप्लीकेशन, ना तो आपका टाइम फिक्स है ना आपको एप्लीकेशन करना है, तो आप कब करोगे, रीजनेबल टाइम पे करोगे, ठीक है। रीजनेबल टाइम पे करोगे, रीजनेबल टाइम पे करोगे, रीजनेबल डे एंड टाइम, रीजनेबल डे पे और रीजनेबल टाइम पे करोगे, ठीक है। सिर्फ रीजनेबल टाइम लिखोगे तो भी सही है। अब दूसरा वाला देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दूसरा क्या था, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, ओके वो हो गया। ओके, दूसरा क्या है, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम आपका फिक्स है, फिक्स्ड टाइम, बट नो एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन नहीं करनी है। टाइम मतलब डे फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन स्पेसिफिक डे रीजनेबल टाइम। ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल अपना कौन सा हुआ बेटा, ये एग्जाम्पल हुआ कि भैया कल एसी रिपेयर करना है ना, ठीक है। और मैंने बोला कॉल भी मत करना, तो आप कल आ जाओगे ऑन स्पेसिफिक डे, रीजनेबल टाइम पे आ जाओगे। दो वाला एकदम से क्लियर, तो कमेंट में एक बार दो कर दो, ठीक है। और ये जीरो वाला तो क्या है, जीरो वाला तो क्या है, एज पर एग्रीमेंट, ठीक है। इन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट, इन एग्रीमेंट तो एज पर एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में आपका दिया हुआ है कि कौन से टाइम पे और कौन से प्लेस पे करना है, तो डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में जैसे बोला वैसे करेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला, टाइम भी नहीं बोला ना एप्लीकेशन बोला, तो रीजनेबल डे पे रीजनेबल टाइम पे,
ठीक है। अगर आपको टाइम बोल दिया मतलब कल आना है वो बोल दिया, बट बोला कि कॉल मत करना है ऐसे ही आ जाना, तो आप कब करोगे? ऑन स्पेसिफाइड डे, जिस दिन पे बोला उस दिन पे, बट रीजनेबल टाइम पे आपको पहुंचना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, ऑफिस बोला तो ऑफिस आवर्स में। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। फिर क्या बोला है नेक्स्ट? एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे। आपका डे फिक्स है, promiser has not to perform it without the application by promisee, it is the duty of promisee to apply for a performance at a proper place and within usual hours। यहाँ पे कौन करेगा? promisee अप्लाई करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड वाले में क्या है? हाँ, आज देखो थर्ड वाले में क्या है? एप्लीकेशन टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे टू बी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। When a promise is to be performed on a certain day आपका decided है, and promiser has not to perform it without the application by promisee, और promiser को यहाँ पे promisee के अलावा परफॉर्म नहीं किया, इट इज द ड्यूटी ऑफ promisee टू अप्लाई। अब यहाँ पे देखो promisee की एप्लीकेशन के ऊपर ही परफॉर्म करना है, promiser को यहाँ पे अप्लाई करने को पड़ेगा टू promisee to appoint a reasonable place for a performance of the promise and to perform it at a such a place। आई ला मैं आई एम सॉरी, मैं अभी 48 पढ़ते पढ़ते 49 कहाँ पे जा रहा हूँ? आई एम सॉरी, मैं अभी भी पढ़ने में कंफ्यूज यहाँ पे पढ़ रहा हूँ भाई, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं नीचे काहे को जा रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे, मतलब डे आपका डिसाइडेड है टुमारो, द प्रोमिसर हैज नॉट टू परफॉर्म इट विदाउट द एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी। और अगर प्रोमिसी को एप्लीकेशन जरूरी है, एप्लीकेशन प्रोमिसी को करना पड़ेगा कि कब आओ, ठीक है, तो ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है भैया? थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस कहता है फिक्स टाइम, फिक्स टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन किसको करनी है? एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? परफॉर्मेंस कब होगा? परफॉर्मेंस कब होगा देखो, आ जाओ। प्रॉमिस, ड्यूटी ऑफ प्रोमिसी टू अप्लाई, मतलब प्रोमिसी को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस विद इन अ यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे कौन करेगा? एप्लीकेशन बाय, एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी। अब देखो ये थर्ड वाला केस, फॉर एग्जांपल थर्ड वाला केस अपन एग्जांपल एक ले लेते हैं, एसी रिपेयर वाला ही, ठीक है। अब बोला कि भैया बी ने ए को कॉल करके बोला कि एसी रिपेयर करना है, ठीक है, कब आएगा? कल आएगा। बट बी ने बोला मैं जब कॉल करूं ना तब आना। बी ने क्या बोला? मैं जब कॉल करूं तब आना। तब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बी की। एप्लीकेशन बाय प्रोमिस सी, ठीक है। प्रोमिस सर कौन है? ए है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया ओके मैं एसी रिपेयर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? बी की आएगी, प्रोमिस सी की, क्योंकि प्रोमिस सी ने बोला कि मैं तुझे अप्लाई करूं तभी तू आना। एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि तुझे कल एसी रिपेयर करने आना है बट मैं जब कॉल करूं तब आना है, तो ये एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी। बट ये एप्लीकेशन कब हो सकती है? कब हो सकती है? विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम। मतलब अब बी कॉल करेगा रात के 12 बजे और बोलेगा 11 बजे कॉल करेगा, अरे आज तुझे एसी रिपेयर करने आने थे, रात के 11 तो बज गए, एक काम कर आज का अपना कॉन्ट्रैक्ट है ना, तू आ जा एसी रिपेयर करने। तो ये बोलेगा भैया सुनो मैं सो रहा हूँ, ठीक है, अकेला, ठीक है, तो अब मेरे को सोने दो और कल मैं एसी रिपेयर करूंगा। तो बी बोलेगा कि तूने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तू मुझे पैसा दे, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि प्रोमिसी को कब अप्लाई करना है? विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम, ठीक है। तो ये कौन सा केस था भैया? थर्ड वाला। थर्ड वाला केस था ए बी, बी ने बोला एसी रिपेयर करना है तेरे को और आना है, बट बी ने बोला कि कल आना, टुमारो, और जब मैं कॉल करूं तब, जब मैं कॉल करूं तब। तो इसको कॉल कब करना पड़ेगा? विद इन बिजनेस आवर्स, विद इन बिजनेस आवर्स। अगर बी बिजनेस आवर के बाहर कॉल करेगा तो ए विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आई होप आपको अभी समझ में आया होगा थर्ड वाला, ठीक है। चलो, तो अगर सर्टेन डे है बट कॉल किसको करना है भैया? प्रोमिसी को। तो प्रोमिसी कब कॉल करेगा? विद इन रिजनेबल बिजनेस आवर्स। देखो विद इन यूजुअल आवर्स, देखो ये रहा, ये विद इन यूजुअल आवर्स, ठीक है, within usual hours of the business, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस when no application to be made and no fixed place for a performance, it is duty of the promiser when a promise is to be performed without application by the promisee,
मतलब यहाँ पे प्रोमिसी को एप्लीकेशन नहीं करना है। नो प्लेस इज फिक्स, ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई, प्रोमिसर को अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका देखो अपॉइंट रीजनेबल प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड नो परफॉर्म व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन बाय प्रॉमिस इन नो प्लेस फिक्स्ड। आजा, अब ये कौन सा एग्जांपल होगा, आजा यहाँ पे फोर्थ वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फोर्थ वाला बेटा आजा, यहाँ पे अपन ले लेते हैं फोर्थ वाला। यहाँ पे क्या है, फिक्स टाइम, ठीक है। यहाँ पे फिक्स प्लेस भी ले लेते हैं, बट यहाँ पे फिक्स प्लेस, नो फिक्स प्लेस, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, प्लेस फिक्स नहीं है, प्लेस फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे कौन पूछेगा, जिसको एसी रिपेयर करना है वो पूछेगा। तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बाय प्रॉमिसर, तो यहाँ पे कौन प्रॉमिसर, ठीक है। तो वही आपका आएगा एप्लीकेशन बाय प्रॉमिसर, एबीपी, ठीक है। तो कौन करेगा, प्रॉमिसर अप्लाई करेगा, प्रॉमिसर टू अप्लाई टू प्रॉमिसी टू अपॉइंट रीजनेबल प्लेस, क्यों करेगा, रीजनेबल प्लेस के लिए, टू डिसाइड प्लेस, टू डिसाइड प्लेस। तो ये आपका क्या बना, टोटल 4 केसेस बने, ठीक है। जीरो वाला फिर से समझा देता हूं पूरा का पूरा। पहले वाला, अगर एग्रीमेंट में दिया है तो एज पर एग्रीमेंट, अगर ना टाइम बोला है, बोला एसी रिपेयर करने तू आ जाना, तू मेरे ऑफिस पे, मतलब प्लेस डिसाइडेड है, यस, प्लेस डिसाइडेड है, यस। अगर मैं प्लेस के बारे में लिखूं, प्लेस, प्लेस डिसाइडेड है, यस, ठीक है। और टाइम डिसाइडेड है, नो। और बोला कॉल, कॉल मेरे को कॉल वॉल मत करना, तू एसी रिपेयर करने आ जा, मैंने ऐसा बोला, तू मेरी ऑफिस पे एसी रिपेयर करने आ जा, तो आ जाना कल आना वो डिसाइड नहीं है, मतलब नो फिक्स टाइम, ठीक है। फिक्स प्लेस, हाँ फिक्स प्लेस है। नो एप्लीकेशन, बोला कॉल भी मत करना तू आ ही जा, ठीक है। तो वो कब आएगा, रीजनेबल डे पे, मतलब जब बिजनेस वर्किंग डे है उस दिन पे आएगा, और रीजनेबल टाइम पे वो एसी रिपेयर करने आ जाएगा। दूसरा केस, मैंने बोला कल आना मेरी ऑफिस पे, फिक्स टाइम फिक्स प्लेस, मतलब मैंने टाइम और प्लेस भी बता दिया, बट बोला तू कॉल मत करना, ठीक है, तू कॉल मत करना, तो वो कब आएगा, फिक्स डे पे फिक्स प्लेस पे कब आएगा, रीजनेबल टाइम पे आ जाएगा, मतलब वो टुमारो बोला तो वो टुमारो रीजनेबल टाइम पे आ जाएगा। थर्ड वाला केस, फिक्स टाइम है और फिक्स प्लेस है, मतलब यहाँ पे भी फिक्स टाइम एंड फिक्स प्लेस है, बट यहाँ पे मैंने ऐसा बोला कि मैं जब कॉल करूं तब आना, मैं जब कॉल करूं तब आना। पहले वाले में बोला था, पहले वाले में बोला था तू एसी रिपेयर करने आ जा, दूसरे वाले में बोला तू कल एसी रिपेयर करने आ जा मेरी ऑफिस पे, तीसरे वाले में बोला कि तू कल मेरी ऑफिस पे एसी रिपेयर करने आ जाना जब मैं तुझे कॉल करूं, मतलब एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी, मतलब मैं बोलूं तब आना, तो वो कब आएगा, एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी विद रीजनेबल टाइम, मतलब मुझे कब बताना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम में बताना पड़ेगा। फोर्थ वाला, फिक्स टाइम बट फिक्स, नो नो फिक्स, मैंने बोला कल तू एसी रिपेयर करने आ जाना, मैं तो मतलब मैंने क्या बोला, कल तू एसी रिपेयर करने आ जाना, तो अब कौन पूछेगा भैया, प्रॉमिसर पूछेगा, कल कॉल करेगा, मतलब कल मेरे को कॉल करेगा, हाँ भैया आप बोल रहे थे ना एसी रिपेयर करना है, बताओ कहाँ पे आना है, तो जब प्लेस फिक्स नहीं होता तो कौन कॉल करेगा, प्रॉमिसर कॉल करेगा, ठीक है। किसको कॉल करेगा भैया, टू डिसाइड प्लेस, टू डिसाइड प्लेस, प्लेस को डिसाइड करने के लिए प्रॉमिसर कॉल करेगा, प्रॉमिसर किसे कॉल करेगा, प्रॉमिसी को कॉल करेगा, मतलब ए बी को कॉल करेगा, ठीक है। एग्रीमेंट एज पर एग्रीमेंट, नो टाइम और फिक्स प्लेस, प्लेस डिसाइडेड है, टाइम डिसाइडेड नहीं है, तो रीजनेबल डे रीजनेबल टाइम पे पहुंच जाएगा, टाइम डिसाइडेड है, प्लेस भी डिसाइडेड है, ठीक है, और एप्लीकेशन करने को ना बोला है, तो भैया क्या करेगा, जिस दिन पर बोला उस दिन पे उस प्लेस पे रीजनेबल टाइम पे पहुंच जाएगा। टाइम डिसाइडेड है, प्लेस भी डिसाइडेड है, बट प्रॉमिसी ने बोला कि मैं बताऊं तभी आना, तब वो कब जाएगा, जब प्रॉमिसी बताएगा तब, बट प्रॉमिसी को कब बताना है, रीजनेबल टाइम में बताना है। टाइम डिसाइडेड है बट प्लेस डिसाइडेड नहीं है, तो एप्लीकेशन कौन करेगा, प्रॉमिसर करेगा, प्रॉमिसर कॉल करके बोलेगा कि भैया कहाँ पे आना है बताओ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है। 0 से 4 इतने केसेस हो सकते हैं, इसके बाहर नहीं आएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये था अपना पूरा परफॉर्मेंस वाला, ठीक है। देखते आगे क्या बचा है इसमें। अभी कोई डाउट है तो बताओ, अभी बताओ कोई डाउट है तो। आई होप आपका पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर फिक्स डेट एंड फिक्स टाइम है तो उस हिसाब से जाएगा। डन, चलो आज आगे बढ़ते
परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जस्ट अ सेकंड में पानी पी लेता हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ठीक है, तो लगभग मैं 8 मिनट से मैं खुद से ही बात कर रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, नो टाइम वाला। तो अगर नो टाइम है तो ये वाला आएगा। बट आपने बोला कि भैया नो टाइम है, ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो कि भैया अगर, क्या है भैया कि आपको ऐसा बोला कि कॉल ही नहीं किया, मतलब जैसे कि आप ये बोल रहे हो कि अगर कॉल नहीं किया तो कौन रिस्पॉन्सिबल। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ थर्ड वाले का। यहाँ पे एप्लीकेशन किसको करना था, प्रॉमिस सी को करना था। प्रॉमिस सी को करना था, क्या बोला कि मैं जब तक ना बोलूं तब तक एसी रिपेयर करने नहीं आना। प्रॉमिस सी ने बोला था हाँ भैया, ठीक है। अब एसी रिपेयर नहीं हुआ तो प्रॉमिस सी ने केस ठोक दिया। तो अब यहाँ पे बताओ कि कौन जीतेगा, ऑब्वियसली ए ही जीतेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉमिस ने तो कॉल ही नहीं किया। ए बोलेगा ये भैया आपने बोला था कि आप कॉल करोगे, आपने कॉल नहीं किया तो एसी रिपेयर नहीं हुआ, उसमें मेरी थोड़ी ना गलती है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉल की बात आती है तो कॉल जिसको करना है वही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा पर्सन। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी अपन क्या बात करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मतलब जब दो प्रॉमिसेस होते हैं, ए ने बोला कि मैं तुम्हें एसी रिपेयर करके दूंगा, बी ने बोला कि ओके मैं तुम्हें इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करके दूंगा। तो ए जो है वो एसी रिपेयर तब तक नहीं करेगा जब तक बी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें रिटर्न फाइल करके देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी। ठीक है, दोनों को विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी। और बी रिटर्न तब तक फाइल नहीं करेगा जब तक ए बोलेगा कि हाँ भैया मैं आपका एसी रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अपन पढ़ते हैं, देर आर सिचुएशन वेयर देयर इन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल प्रोमिसेस। एक कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रोमिसेस हैं, हाँ मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। प्रोमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म, ए परफॉर्म नहीं करेगा, ए एसी रिपेयर नहीं करेगा, कब तक, अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। मतलब जब तक बी उसकी विलिंगनेस नहीं दिखाएगा कि हाँ भैया मैं आपका रिटर्न फाइल कर रहा हूं, तब तक ए एसी रिपेयर नहीं करेगा। और उसका वाइस वर्सा भी ले सकते हो कि बी रिटर्न तब तक फाइल नहीं करेगा जब तक ए एसी रिपेयर का हाँ नहीं बोलेगा। ठीक है, ठीक है। उसका एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ए एंड बी वाला। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब यहाँ पे कौन से ऑर्डर में परफॉर्म करना चाहिए वो बता रहे हैं भैया, कौन से ऑर्डर में, मतलब एसी रिपेयर करना है वो, या फिर भैया रिटर्न फाइल करना है, वो दोनों में से कौन सा पहले करना चाहिए। अब एसी रिपेयर की जगह हम ले लेते हैं कि कंप्यूटर रिपेयर करना। ए ने बोला कि मैं तुम्हें कंप्यूटर रिपेयर करके दूंगा, तो बी ने बोला ठीक है तो मैं तुम्हें रिटर्न फाइल करके दूंगा। तो यहाँ पे बोल रहे कि कौन सा प्रॉमिस पहले होना चाहिए, कंप्यूटर परफॉर्म, कंप्यूटर सही करने वाला, या रिटर्न फाइल करने वाला। तो अभी यहाँ पे सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा नेचर है। फॉर एग्जाम्पल जिस कंप्यूटर से रिटर्न फाइल करना है वही कंप्यूटर बिगड़ा हुआ है, तो बी बोलेगा भैया तू पहले कंप्यूटर तो सही कर तो मैं रिटर्न फाइल करके दूं, और ए बोलेगा तुम रिटर्न फाइल करके दो फिर मैं कंप्यूटर सही करके दूं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको परफॉर्म करना पड़ेगा, ए को परफॉर्म करने पड़ेगा, और कंप्यूटर जैसे ही सही हो जाएगा फिर बी परफॉर्म करेगा। तो डिपेंड्स करता है, वेरी करता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि कौन पहले परफॉर्म करेगा। ठीक है, आ जाओ। Where order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by contract। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पहले बी रिटर्न फाइल करेगा फिर ही मैं कंप्यूटर सही करूंगा, तो पहले बी को करना पड़ेगा, फिर ए कंप्यूटर सही करेगा। ठीक है, वो कहां से भी करे कहीं से भी करे कोई लेना देना नहीं, अदरवाइज वो एक कंप्यूटर सही करके नहीं देगा। ठीक है, द परफॉर्म इन द ऑर्डर, उस ऑर्डर में परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्म इन द ऑर्डर। ठीक है, जो ऑर्डर में दिया उस ऑर्डर में आपको करना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, देखो अब यहाँ पे वेयर ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स, मतलब ऑर्डर फिक्स नहीं किया, तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि आप ओला उबर में बैठते हो, ठीक है, तो हम पेमेंट कब करते हैं, बाद में करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, आपने अपना प्रॉमिस कब निभाया, बाद में निभाया, तो डिपेंड्स है, वो नेचर ही ऐसा है। ठीक है, ऐसी बात है। आप ऑटो में बैठते हो तो भी वही करते हो कि भैया आप ऑटो में बैठे, वहां से उतरे फिर आपने पेमेंट किया, तो पहले उसने प्रॉमिस निभाया, तो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर नहीं दिया तो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर ऑर्डर नहीं दिया, अगर ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स, तो नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी टेक प्लेस। अब इसको पढ़ते हैं। Liability of party preventing event on which the contract is to take effect when a contract contains reciprocal promises and one party to contract prevent the other form of performing his promise, the contract become avoidable at the option of। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, वही कंप्यूटर वाला ले लेते हैं। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जब रेसिप्रोकल मतलब दो से ज्यादा प्रॉमिस, एक या उससे ज्यादा प्रॉमिस है, वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। मतलब ए और बी का प्रॉमिस आपको याद है, ए ने बोला मैं कंप्यूटर सही करूंगा, बी बोला मैं रिटर्न फाइल करूंगा। अब ए जिद पकड़ के बैठ गया कि तुम पहले रिटर्न फाइल करके दो, बी बोला मेरे पास और कोई कंप्यूटर नहीं है, तुम सही करो फिर मैं करूँ ना रिटर्न फाइल। ठीक है, तो बी बोला आई एम रेडी टू फाइल योर रिटर्न, बट तुम पहले मुझे ये फाइल करके दो, मुझे सही करके दो कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोर्ट में केस होता है, ए केस करेगा कि मेरा रिटर्न फाइल नहीं किया, तो बी बोलेगा, बी यहाँ पे सही होगा, क्यों, क्योंकि बी ने सही बोला कि भैया तुम पहले ये सही करके दो, मैं तुरंत रिटर्न फाइल करके देता हूँ। क्यों, क्योंकि तुम मुझे जो प्रॉमिस परफॉर्म करना है, बी कोर्ट में क्या बोलेगा कि मुझे जो प्रॉमिस परफॉर्म करना है उसमें ए मुझे रोक रहा था। कैसे रोक रहा था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर ही सही नहीं था, अगर वो कंप्यूटर सही कर देता तो मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर देता। ठीक है, तो वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट द अदर
एक पार्टी दूसरे को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट मतलब रोकना, अदर अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, वॉइडेबल हो जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, मतलब जिसको रोका गया, मतलब बी के हाथ में रहेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना है कि वैलिड करना है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बी, क्योंकि बी को रोका जा रहा है उसका प्रॉमिस परफॉर्म करने से। कैसे रोका जा रहा है, उसका कंप्यूटर बंद कर दिया, ठीक है, उस हिसाब से। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द promise which should be first performed in a contract consists of reciprocal promise, मतलब अब दो प्रॉमिस थे, जैसे कि आप ओला उबर में जाते हो, ठीक है, या तो आप ऑटो में जाते हो, तो पहला प्रॉमिस क्या होता है, ऑटो आपको एक जगह से दूसरी जगह उतारेगी, फिर आप पैसे दोगे, हाँ। तो ऑटो वाले ने आप बैठे ऑटो में, बट ऑटो वाला चला ही नहीं, वहीं पे बैठा रहा, ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा अपना प्रॉमिस, तो आप क्या करोगे, आप भी उसे परफॉर्म नहीं करोगे। When a contract consists of reciprocal promise, such one of them cannot be performed और दैट इज परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड, मतलब अगर रिक्शा वाला परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता, और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड टिल द अदर बीन परफॉर्म्ड, द प्रोमिसर ऑफ द प्रॉमिस लास्ट मेंशन फेल टू परफॉर्म इट, सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब अगर रिक्शा वाला ऑटो वाला वहीं से हिला नहीं, तो वो मेरे से पैसा नहीं मांग सकता, वही बात कर रहा है सिंपल सी, ठीक है, अगर दो प्रॉमिस है, मैं उसको पैसा दूंगा, वो मेरे को एक जगह से दूसरी जगह, बट पहला प्रॉमिस इसमें किसको करना है, ऑटो वाले को, तो ऑटो वाला जब तक मुझे नहीं पहुंचाएगा तब तक मैं उसको पैसा नहीं दूंगा, ठीक है, मतलब प्रॉमिसर कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब ऑटो वाला मेरे से पैसा नहीं मांग सकता, ठीक है, मस्ट मेक कंपनसेशन टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी लॉस which such other party may sustain by non performance of the contract, और इवन ऑटो वाले को मेरे को पैसा देना पड़ेगा अगर मेरे को कोई लॉस हुआ तो, मस्ट टेक कंपनसेशन टू अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी लॉस, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर दो परफॉर्मेंस है और अगर किसी को पहला परफॉर्मेंस करना है और अगर वो पहला परफॉर्मेंस नहीं करता तो वो दूसरे वाले से परफॉर्मेंस तो नहीं मांग सकता, उसके साथ साथ उसको दूसरे वाले को पैसा भी देना पड़ेगा अगर दूसरे वाले को कोई लॉस हुआ तो, ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड आल्सो अदर इलीगल, मतलब रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है जिसमें आप मुझे आप मुझे भैया आईफोन 14 दे रहे हो और मैं आपको दे रहा हूँ चरस गांजा मेरे को प्यारा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा वो देख लेते हैं। व्हेन पर्सन रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्टली फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल एंड सेकेंडली एक थिंग्स है जो लीगल है, मतलब मैं आईफोन 14 आपको दूंगा और आप मुझे चरस गांजा मेरे को प्यारा दोगे, ठीक है, तो मैं आपको आईफोन दे रहा हूँ वो लीगल है, बट आप मुझे चरस गांजा दोगे वो इलीगल है। टू डू सर्टेन थिंग्स अदर थिंग्स इलीगल, अदर थिंग्स क्या है, इलीगल है। फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब पहला जो प्रॉमिस है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और सेकंड वाला वॉइड बन जाएगा, मतलब आईफोन 14 की जगह आप मुझे पेमेंट कर दोगे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और चरस गांजा वाला कैसा बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, मतलब मैं आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कह रहा है कि भैया जब टाइम इज एसेंस, एसेंस मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने ये बोला कि इस टाइम पे मुझे ये चीज चाहिए, इस टाइम पे मुझे ये चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को उसके बर्थडे के ऊपर कोई बहुत बढ़िया गिफ्ट देनी है, ठीक है, और आपने उस चीज को ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, आपने क्लियरली मेंशन किया कि 25th को मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, अगर 25th तक डिलीवर कर पाओ तो ही डिलीवर करना, अदरवाइज आई डोंट वांट टू परचेज दिस, क्योंकि उसका बर्थडे मुझे गिफ्ट देना है। तो अगर वो 25th तक डिलीवर नहीं कर पाता तो क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे बात करें, मतलब जब टाइम इंपॉर्टेंट है तब कॉन्ट्रैक्ट में कैसे देखा जाएगा। When a party to contract promise to do certain things at or before specified time or certain things at or before specified times fails to do any such thing before time, ठीक है, जो टाइम डिसाइड किया उस टाइम पे या उसके पहले वो परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है, और सो मच इट हैज नॉट बीन परफॉर्म नहीं किया, बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी, मतलब अगर आपको ऐसा बोला कि 25 तक आपको मिल जाएगा, डू नॉट वरी, 25 ऑन और बिफोर 25 आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपने उसको परचेज भी किया, ठीक है, तो आपने सीओडी रखा था और 25th को नहीं आया, 26th को आया, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे लोगे या नहीं लोगे। आप सिंपली उसे बोल सकते हो सॉरी मुझे अभी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का बर्थडे था, मुझे गिफ्ट करना था, बात होगी खत्म, अब इसका मैं परचेज करके क्या करूँ, ठीक है, तो ये वॉइडेबल रहता है, आप उसे ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी, ठीक है। अच्छा, जब क्या होता है टाइम इज इंपॉर्टेंट, अच्छा लेट्स गो। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल,
अगर टाइम एसेंशियल नहीं है, वो 25 की जगह 26 की आया तो क्या? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि मेरे को 25 को ही चाहिए, बट 25 को उसको देना चाहिए था, बट वो आ गया 26 को, तो क्या? इफ इट इज नॉट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बनेगा by failure to do such things at or before specified time, but the promise C is entered into compensation from the promisor for any loss। ठीक है, बट promise C क्या कर सकता है? लॉस मांग सकता है, voidable नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने alibaba.com से कोई चीज मंगवाई, ठीक है, और मुझे क्या करना था, आगे मुझे उसको बेचना था, तो अलीबाबा से मैंने मंगवाई। अब अलीबाबा में मुझे लगा कि यार मेरे को 20 तारीख को ये प्रोडक्ट मिल जाएगी, और मैंने कमिटमेंट दे दिया कि 20 तारीख को इवनिंग तक आपको गुड्स मिल जाएगा, सामने आगे एक डीलर को, ठीक है, और डीलर से मुझे तगड़ा प्रॉफिट होने वाला था। डीलर ने बोला अगर 20 को दे सको तो देना, 21 तक मेरे को मुंह भी मत दिखाना। अब alibaba.com वाला मेरे को 21 को डिलीवर किया, मैंने उसको कॉल किया, मुझे जिसको बेचना था उसने बोल दिया भैया अब मुझे नहीं लेना है, तो मेरे को जो प्रॉफिट का लॉस हुआ वो अलीबाबा से मैं क्लेम कर सकता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल नहीं कर सकता, बट मैं हाँ सामने वाले से क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट को क्लेम कर सकता हूँ। मतलब कि ये है अलीबाबा, ये है प्रतीक, और ये है भैया एक रिटेलर, ठीक है, तो मैंने इसको मंगवाया, ठीक है, तो मेरे पास आया, इसने ना बोल दिया क्योंकि एक दिन डिले हुआ, इसने ना बोल दिया, ठीक है, क्योंकि मेरा स्पेसिफाइड टाइम था यहाँ पे, तो ये डिले कर देगा, इस केस में वॉइडेबल होता है, तो इसने क्या कर दिया, वॉइड कर दिया। इसके हाथ में वॉइडेबल क्यों है? क्योंकि टाइम डिसाइडेड था कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसने क्या कर दिया, वॉइड। और हमारा टाइम डिसाइडेड नहीं था, बट मेरे को लग रहा था कि 20 को आज, उसने भी बोला कि 20 को आ जाएगा, बट टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो अब टाइम डिसाइड नहीं था तो वॉइडेबल तो नहीं होगा, बट मैं इसको बोल सकता हूँ कि भैया मेरे को नुकसान गया 500 रुपए का, तुम भरपाई करके दो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है जब टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। टाइम इंपॉर्टेंट है तो वॉइडेबल हो जाएगा, अगर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है तो कंपनसेशन मांग सकते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द परफॉर्मेंस एट अ टाइम अदर देन द एग्रीड अपॉन। ठीक है, अगर आपको 25 को बोला और 26 को आपको परफॉर्मेंस दिया और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब आपको चीज 25 को मिलनी चाहिए थी, वो 26 को देने आया और आपने खुशी खुशी ले लिया, तो क्या? इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, पहले तो भैया ये वॉइडेबल था, ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोमिसर फेलियर टू परफॉर्म, ठीक है, द प्रॉमिस एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द such promise at any time other than agreed, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by non-performance of the promise at a time agreed, unless at a time of such acceptance he gives notice to promiser for intention to do so। अब देखो सिंपल सी बात है, आप 26 को मेरे को देने आए, आप मेरे को 26 को देने आए, ठीक है, एक, ठीक है, आई एम सॉरी। अब यहाँ पे क्या हुआ, 26 को वो मेरे को देने आया, ठीक है, मैं, उसने मेरे को कॉल किया भैया मैं ना आपको 26 को देने आऊंगा, मैं 25 को वो कॉल कर रहा है रात को कि मैं आज तो नहीं दे आ पाऊंगा, बट मैं कल तुम्हें देने, मैं आपको पक्का दे दूंगा कल। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं चल। अब उसने मेरे को 26 को दे भी दिया, 5 दिन के बाद मैं बोल रहा हूँ भैया मेरा ना लॉस गया, आपने 26 को डिलीवर कर दिया, मेरा लॉस गया, आप मुझे कंपनसेशन दो, तो सामने वाला मेरे को कंपनसेशन नहीं देगा। आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया ना 26 को। अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आपको तब बताना चाहिए जब उसने कॉल किया 25 को रात को कि मैं आपको कल डिलीवर करूंगा, तो उसको सामने आपको चिपकाना चाहिए था कि अगर तुम कल डिलीवर करोगे तो मेरे को 500 रुपए का लॉस हो रहा है, वो आपको भरपाई करके देना पड़ेगा, अगर आप एग्री हो तभी मेरे को डिलीवर करो, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड समझो। समझा? मतलब 25 को अगर मेरे को वो कॉल कर रहा है रात को 9 बजे कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी मेरे लिए वॉइडेबल है, तो मैं उसको बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि 500 रुपए का मुझे नुकसान हो रहा है, क्या आप मुझे दोगे? अगर सामने वाला बोलेगा कि हाँ भैया हम आपको दे देंगे, तो मैं बोलूंगा ठीक है, ये प्रोडक्ट प्लस 500 रुपए मैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानता हूं। अगर वो बोलेंगे हम 500 नहीं देंगे, तो मेरे हाथ में तो अभी वॉइडेबल है, मैं क्या बोलूंगा, तो भैया तू और तेरी प्रोडक्ट तेरे को मुबारक, मेरे को देने भी मत आना। समझ में आ गया? तो अगर मेरे को कंपनसेशन क्लेम करना है तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तब तक मैं बोल सकता हूं, और जैसे ही मैंने ऐसा बोल दिया कि कोई बात नहीं तू कल देके जाना, उसके बाद मैं कभी भी कंपनसेशन नहीं मांग सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जब वो डिले की बात कर रहा है भैया तभी आप पैसे की बात करो, फिर आप 5 दिन के बाद नहीं बोल सकते। इसके बाद अपना कुछ है क्या? नहीं भैया इतना है, चलो आ जाओ बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इंडिकेट्स। अच्छा, where a debtor owing a several distinct debt to one person, मतलब जब ए को बी को पेमेंट करना है बट अलग अलग दिन के, जैसे कि 2020 में देना था,
2021 का भी कुछ पैसा देना है, 2024 का भी कुछ पैसा देना है। अगर इतने इतने अलग अलग पैसे देने हैं तब क्या होगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2020 में 10,000 देने थे, 10,000, 2021 का 20,000 और 2024 का 5,000। तो अगर ए ने 25,000 का पेमेंट किया तो कौन से डेट के सामने दिया वो कैसे समझे, वो यहाँ पे अपने को समझा रहे हैं। तो अगर ए ने स्पेसिफिकली बोला कि मैंने ये दोनों के लिए दिया है, तो अगर स्पेसिफिकली बोला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो बी अपने हिसाब से, अपने मन से उसको जो सही लगेगा उसके सामने वो एडजस्ट करेगा। बट बी क्या करेगा? टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से मतलब पहले ये वाला एडजस्ट करेगा फिर ये वाला एडजस्ट करेगा। अगर नहीं बोला तो, अगर बोला स्पेसिफिकली तो उसके सामने, अगर नहीं बोला तो बी अपने हिसाब से अपने मन से एडजस्ट कर सकता है। और कैसे करेगा? टाइम से करेगा। ठीक है, तो पूरा अपन पढ़ लेते हैं। आ जाओ। Where a date are owing a several distinct date to one person, मतलब ए को काफी सारे अलग अलग टाइम के पैसे देने बी को। Make a payment to him either with the expression intimation under circumstances implying that the payment to be applied discharge of some particular date। अगर आपको ऑलरेडी ये बोल रहा है कि 2020 का और 2022 का पैसा है तो आप उसी के सामने एडजस्ट करोगे। ठीक है, मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, उसी के सामने आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ अ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, मतलब मैं ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हें ये जो 25,000 दे रहा हूं 2020 का, 2021 का, 2022 का, कितना कितना था? 10,000, 20,000 और 5,000, और ए कितना दे रहा है? 25,000। अगर ए ने कुछ भी नहीं बोला तो बी क्या करेगा? अपने मन से उसे एडजस्ट करेगा। देखो आ जाओ, वेयर डेट और ओमिटेड, sorry, where the debtor omitted to intimate, there is no other circumstances indicated to which date the payment is to be applied, मतलब किसके सामने पेमेंट को अप्लाई करना है वो अगर नहीं बताया गया, मतलब ए ने नहीं बताया तो क्या होगा? क्रेडिटर में अप्लाई, क्रेडिटर अप्लाई करेगा। कैसे? इट इज एट इज डिस्क्रेशन टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू, मतलब वो अपने हिसाब से डिस्क्रेशन मतलब अपने मंतव्य से वो अप्लाई करेगा। किसके सामने? 2020, 21 और 22 के सामने वो अपने हिसाब से अप्लाई करेगा। ठीक है, whether it is recovery or in not barred by the law in force for the time being as to limitation of the shoot। ठीक है, अगर वो टाइम बार्ड डेट है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। टाइम बार्ड डेट मतलब जो 3 साल से ज्यादा है और उसे रिकवर नहीं कर सकते तो उसे टाइम बार्ड डेट बोलते हैं, और उसके सामने बी कभी केस भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसे बोलते हैं टाइम बार्ड डेट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या करेगा? अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो बी क्या करेगा? अपने मन से अप्लाई कर देगा। बट एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, वेयर नाइदर पार्टी मेक एनी अप्रोप्रिएशन, मतलब कोई भी, अगर बी भी, अब बी के पास ऑप्शन है, ए ने अगर स्पेसिफिकली बोला तो उसके सामने एडजस्ट करेंगे, ए ने नहीं बोला तो बी अपने मन से लगाएगा। अगर बी ने भी अपने मन से नहीं लगाए, सिर्फ ऐसा लिख दिया हाँ भैया 25,000 ए से आए, तो ए अब क्या समझे कि किसके सामने बी ने एडजस्ट किया होगा? तो ए ऐसा समझेगा कि बी ने कैसे एडजस्ट किया होगा कि जो पुराना है उसको पहले एडजस्ट किया होगा फिर इसको। अगर बी ने सामने से, अब देखो बी ने अगर एडजस्ट किया 25,000, बी ने अगर एडजस्ट किया 25,000, 10,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे, तो बी को बताना पड़ेगा कि मैंने 10 यहाँ पे एडजस्ट किए, 10 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। अगर बी ने एडजस्ट किया है अपने हिसाब से तो, अगर बी ने अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं किया तो ऐसा मानेंगे कि बी ने पहले ये अप्लाई किया होगा फिर ये, और फिर अगर बचा होगा तो ये। मतलब हम कैसे करेंगे? जो पुराना है उसको पहले एडजस्ट करेंगे। अगर ए और बी ने किसी ने भी नहीं बताया, फिर से पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अगर ए ने बताया कि 2020 के सामने ही पैसा लेना तो 2020 के सामने ही एडजस्ट होगा। अगर ए ने कुछ भी नहीं बताया तो बी अपने मन से जिसके सामने एडजस्ट करना चाहे उसके सामने एडजस्ट करके ए को बता देगा। बट ए ने नहीं बताया ना बी ने अपने मन से कोई एडजस्ट किया, तो दोनों ऐसा मानेंगे कि, अगर दोनों में से किसी ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया तो ऐसा मानेंगे कि जो पुराना है वो सबसे पहले एडजस्ट होगा। अब आप बोलोगे भैया 2020 के 40,000 है बट अलग अलग डेट के या फिर सेम डेट के, ठीक है, तो कैसे एडजस्ट करें? कौन से डेट के सामने? 40,000 अलग अलग गुड्स के, 10,000 एसी के, 10,000 पीसी के, तो किसके सामने करें? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आप प्रोपोर्शनेटली लगा सकते हो। मतलब अगर टोटल 10,000 4 है, ठीक है, और टोटल पेमेंट किया कितना? 16,000, तो सबके सामने 4-4 हजार का एडजस्टमेंट करेंगे। कब? जब डेट क्या है? सेम है। अगर ए ने बोला कौन सी डेट वाला, तो स्पेसिफिक डेट वाला। अगर ए ने नहीं बोला तो बी अपने मन से लगाएगा कि किसके सामने मैं एडजस्ट करना चाहता हूं। अगर ए ने कुछ भी नहीं बोला ना बी अपने मन से लगा रहा है, तो टाइम वाइज देखेंगे, जो पुराना है उसको सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। बट सबसे पुराना या जो भी कोई है जिसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं उस डेट पे काफी सारे अलग अलग डेट है, तो क्या करें? अगर डेट डेट अलग है तो पुराना पहले लेंगे, बट
सब डेट जो है वो सेम डेट के, तो क्या करें, तो भैया प्रोपोर्शनेटली मतलब जो पूरा पूरा आया उसको हम परसेंटेज वाइज डिवाइड कर देंगे, जितना जितना डेट है उस हिसाब से अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा पूरा केस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो देख लेते हैं। व्हेन नाइदर पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी नहीं करती, नाइदर पार्टी मेक एनी अप्रोप्रिएशन, ठीक है, तो क्या होगा, अप्लाई डिस्चार्ज इन एन ऑर्डर ऑफ टाइम, ऑर्डर ऑफ टाइम पे अप्लाई होगा, मतलब पुराना सबसे पहले जाएगा, पुराना, फीफो आप बोल सकते हो इसको, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो भी बोल सकते हो, ठीक है, जो पहले पुराना था उसको पहले हटाएंगे। वेदर दे आर नॉट बार्ड बाय लॉ, ठीक है, मतलब वो बार्ड बाय लॉ है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब टाइम बार्ड हो गया 3 साल से पहले का वो भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इफ डेट आर इक्वल स्टैंडिंग, मतलब इक्वल स्टैंडिंग का मतलब क्या है, सेम डे पे, इफ ऑन सेम डेट, अगर सेम डेट पे है तो क्या होगा, अगर सेम डेट पे है तो क्या होगा, देखो, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली अप्लाई होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा अगर सेम डेट पे है तो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं पहले से आपके लिए रख देता हूँ, तो अब इसे हाईलाइट जरूर से कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अमेजिंग सेशन में। आपको कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए, मैं आपके लिए अवेलेबल जरूर से करवा दूंगा। चलिए, तो मैं आपको हाईलाइट करने के लिए रख देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।